फादर हमारे वो बिजनेस करते थे और माता जी मेरी जो है BHW थी सिविल हॉस्पिटल में। दूसरे दिन ही आपने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। मल्टीपल मास्टर्स या कोई बहुत सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये मतलब जरूरी नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप आपको मार्केट से ही सीखने को मिलेगी, क्लासरूम में आप सीख नहीं सकते। यहाँ मिडिल से भी ऊपर या फिर एक एलाइट क्लास स्टूडेंट आते थे और मोटिव भी उनका डिफरेंट था। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद द स्ट्रीट वायर शो के 6th एपिसोड में हमने बात करी है डॉक्टर जैनेंद्र कुमार वर्मा। PhD हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, फिलहाल एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में। 10 सब्जेक्ट से JRF हैं, 5 सब्जेक्ट से नेट JRF हैं। इसका मतलब कि टोटल 10 सब्जेक्ट्स का उनका स्पेशलाइजेशन है और पोस्ट डॉक वर्क भी बहुत इंटेंसिव है। हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बात करी है। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिक है हम सबका, इस पूरे पॉडकास्ट का थीम एंटरप्रेन्योरशिप है। क्लासेस में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने का क्या डिमेरिट्स है, मैनेजर्स किस तरह से अच्छे बन सकते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकता है, इस पे बहुत खुल के चर्चा की है हमने। बहुत सारी बातों पे अलग अलग डिस्कशंस भी हुए हैं, जैसे कि इकोनॉमी कैसे काम करती है, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम किस तरह से काम करता है और गवर्नमेंट को कहाँ काम करने की ज़रूरत है और हमारी गवर्नमेंट क्या अच्छा कर रही है। अगर आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के हैं तो ये एपिसोड अंत तक देखें। आई हाईली रिकमेंड। ये एपिसोड बहुत इंटेंस है, बहुत ही अच्छा एपिसोड है, बेस्ट एपिसोड्स है अगर एंटरप्रेन्योरशिप में इन द मार्केट। एंड ही इज़ अ ग्रेट गाय और बहुत ज़्यादा एकेडमिकली इंक्लाइंड हैं इकोनॉमी और एंटरप्रेन्योरशिप पे। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। तो फाइनली सर आप हमारे पास आए, हम बहुत अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोफेसर थे जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ। आपने एक छोटे समय के लिए वहाँ पे एक एसोसिएट प्रोफेसर की तरह अपना सर्विंग दिया। तो हम सब आगे चल के अभी इस एपिसोड में बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे और भी ढेर सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, या बेसिकली कहाँ से हैं, एंड फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल। तो मेरी स्कूलिंग जो है हरदोई में हुई। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तो जो मेरे पेरेंट्स हैं वो वहीं रहते थे। फादर तो अभी नहीं है, हालांकि माता जी भी रह रही हैं। स्कूलिंग वहीं होम टाउन पिहानी है हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, तो वहीं हुई है। और उसके बाद फिर हायर एजुकेशन के लिए हम सबसे पहले लखनऊ आ गए थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमारा ग्रेजुएशन हुआ, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस। एंड उसके बाद फिर हम मिजोरम यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ से MBA किया। इसके बाद फिर आगे वापस PhD की हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और पोस्ट डॉक के लिए वापस मिजोरम यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद फिर हमने ज्वाइन की सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, वहाँ 8 साल काम किया एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। और उसके बाद फिर शारदा यूनिवर्सिटी आ गए, यहाँ करीब 5 महीने रहे। और इसके बाद फिर रिसेंटली अभी ज्वाइन किए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एज एसोसिएट प्रोफेसर। सर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? आपके फादर क्या करते थे, या अगर आपकी माँ, या फिर आपका जो रेजिंग हुआ फाइनेंशियली किस टाइप के फैमिली में आप रेज हुए? बेसिकली मतलब फैमिली में मेरे पेरेंट्स, माता पिता और मेरी 2 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई, तो कुल मिला के 6 लोग थे। फादर तो नहीं है, माता जी वहीं रह रही हैं भी हैं। और मेरी जो 2 बड़ी बहनें हैं वो भी अभी जॉब कर रही हैं। वो हेड टीचर हैं प्राइमरी स्कूल में, एक तो हरदोई में ही है और दूसरी लखनऊ में है। और छोटा भाई भी अभी सर्विस कर रहा है, वो सब रजिस्ट्रार है और शाहजहाँपुर में जॉब कर रहा है। आपके फादर क्या करते थे आपके एजुकेशन के समय पे? वो फादर हमारे वो बिज़नेस करते थे। बेसिकली उनका काम था कि जो ऑथराइज डीलर थे, जो फार्मर्स हैं, उनको कोऑपरेटिव बैंक से जो लोन दिलाना होता था ना, जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के लिए, तो वो दिलाने का काम करते थे। और माता जी मेरी जो हैं वो BHW थी सिविल हॉस्पिटल में। BHW मतलब? BHW बेसिक हेल्थ वर्कर, जो अच्छा, ANM होती है ना, जो बेसिकली जो आपका वैक्सीनेशन जो होता है फील्ड में, वो। मतलब एक साधारण परिवार से आप बिलोंग करते हैं? हाँ बिल्कुल, ऑर्डिनरी परिवार एकदम। आप हमारी बात होती थी, कई दफ़ा हमारी बात हुई अलग अलग जगहों पे। आपने पहले ही बोला था कि मैंने बहुत बचपन में तय कर लिया था कि कमल मुझे प्रोफेसर बनना है। तुम भी अभी तय कर लोगे तुम्हें क्या करना है, या तो टीचिंग में जाना है या कॉर्पोरेट में जाना है। बिल्कुल। तो अगर आप क्लियर हैं कि मतलब आपको लाइफ में क्या करना है, तो एक आपको कॉम्पिटिटिव एज मिल जाती है, या आप शुरू से उसी हिसाब से तैयारी कर लेते हैं। तो जो लोग मतलब क्लियर नहीं है अपने करियर गोल को लेके, उनसे आप काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो मैं तो 10 साल की उम्र से क्लियर था कि मुझे प्रोफेसर ही बनना है। प्रोफेसर, बहुत सारे लोग टीचर बनना चाहते हैं रादर देन प्रोफेसर, तो आप इतने स्पेसिफिक क्यों थे कि प्रोफेसर बनना है रादर देन? उसकी वजह यह है कि जैसे जो टीचर होते हैं, चाहे आपके प्राइमरी के हुए, सेकेंडरी के हुए, वो बेसिकली क्या होता है, उसमें उनका जो जॉब नेचर है या जो काम करते हैं, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है।
और जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं, हालांकि अब तो उधर भी काफ़ी ऑटोनॉमी काफ़ी कम हो रही समय के साथ, बट पहले के टाइम में जब 96 जब हम सोच रहे थे उस समय लगभग, तो उस समय जो यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो एक अच्छी खासी ऑटोनॉमी एंजॉय करते थे। जो सोचते थे, जो समझते थे, या जो पब्लिश करते थे, जो बोलते थे, वो एक गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट या उनके एजेंट नहीं थे, जो कि प्राइमरी में आप देख रहे हैं कि कभी वो इतने सारे काम करते रहते हैं, तो बेसिकली टीचिंग तो उनके लिए एकदम लास्ट ऑप्शन पे आ जाती है, तो प्रायोरिटी नहीं रहती है। तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और जो इंस्टीट्यूशन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑटोनोमस हैं। ऑटोनोमस इन द सेंस मतलब गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर है वो उसमें मिनिमम होता है। ये तो ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा था, हालांकि अब रिसेंट टाइम में थोड़ा सा इंटरेस्ट गवर्नमेंट का बढ़ रहा है पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। लेकिन जब हम सोच रहे थे कि बनेंगे उस समय तो मतलब काफ़ी बेहतर स्थिति में थे जो मतलब टीचर थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे निश्चित तौर पे ये प्रॉब्लम है मिडिल स्कूल के टीचर, खास करके गवर्नमेंट टीचर में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल अलग हो जाता है। हाँ। कि अलग अलग तरह के, चूंकि गवर्नमेंट टीचर्स काफ़ी स्किल्ड होते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं, क्लर्क के काम कर सकते हैं, अलग अलग वर्क कर सकते हैं, इन्फोर्सर्स बन सकते हैं एंड सो, तो बिल्कुल टीचिंग लास्ट ऑप्शन आ जाता है। और जो ऑटोनॉमी है, मतलब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहुत बड़े समर्थक थे हैं कि मैं जो बोलूँगा उसको कोई ओवरलुक ना करे ज़्यादा, मतलब कि कम से कम बोलने का मौका दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके पास, अगर आप बात कह नहीं सकते हैं, मतलब हमारी बात अगर सही है तो हमारी बात कह सकें हम, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, और जहाँ उसको सुना जाना है वहाँ सुना जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं बोलना चाहूँगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, हम सबको बहुत तानाशाही के अंदर रखा जाता है। मतलब नॉट एग्जैक्टली जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, बट बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट इन नेचर हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा रोस्टर नहीं, ऐसा नहीं है। बात सही तरीके से और सही जगह कहनी होती है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि आप मतलब पब्लिक डोमेन में कहें, कुछ बातें कुछ फोरम में कह देनी चाहिए, कुछ जगह नहीं कहनी चाहिए। तो और सारी चीज़ें जैसे आप मतलब जब आप इंडिविजुअल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस वक्त तो आप कई बातें जिससे आप कर रहे हैं उससे काफ़ी खुल के बात कर सकते हैं, 1-to-1 1:1 rather than कि इन पब्लिक डोमेन या फिर मीटिंग्स में। पब्लिक डोमेन थिंग्स मतलब कई बार चीज़ें कंप्रोमाइज होती हैं, आप एक बैलेंस्ड कन्वर्सेशन रखते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड फील होता है। हाँ, वो होता है। तो लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में मेरे दोस्त हैं, आपके दोस्त अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एसोसिएट्स प्रोफेसर के थ्रू होंगे या फिर डीन के थ्रू होंगे एंड सो। तो मेरे भी दोस्त जो यूनिवर्सिटीज़ में, अब नाम क्या ही लूँ, लेकिन पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी है। वो वहाँ पे एक तैयार किया गया है रोस्टर, और ऑफिशियल वेबसाइट पर उसको अपलोड किया गया है कि आप क्लास में सोते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर क्या डिसिप्लिन रिएक्शन लिया जाएगा। आप टीचर से आंसर्स पे आर्ग्यू किए, मतलब कि अगर आप टीचर के आंसर से सहमत नहीं है उसको चुपचाप झेलिए, अगर आप उस पर आर्ग्यू किए तो आप पे क्या डिसिप्लिन रिएक्शन लिया जाएगा एंड सो ऑन। मैं ये नहीं बोल रहा कि सोना सही है क्लास में, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कम से कम ये सब पे थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट तो चलता है। हम ऐसा नहीं मानते, हम तो मानते हैं कि यूनिवर्सिटी आने का पर्पज़ ही यही है, टू मेक स्टूडेंट इंडिपेंडेंट थिंकर। एग्जैक्टली, हाँ, rather than a worker। अगर ये पर्पस सॉल्व नहीं हुआ तो पर्पस आने का मकसद ही खत्म हो गया फिर तो। एक पर्सपेक्टिव देना, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव देना यूनिवर्सिटी का एक ज़रूरी मत होता है, rather than कि उसको एक वर्कर माइंडसेट देना। मतलब हमको बम्बार्ड नहीं करना है कि स्टूडेंट्स को अपने आइडियाज़ को इंडोर्स करना। टीचर्स दे नीड टू गिव पर्सपेक्टिव। हमें एक मतलब स्टूडेंट्स को बताना है कि चीज़ें कैसे करनी है, क्या करना है एग्जैक्टली नहीं बोलना है, तो वो तो उनको करने दीजिए। तो इसलिए उनके आइडियाज़ जो चाहे अपने एक इस्टेब्लिश्ड पैटर्न प्रोसीजर से हटके हैं तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब ये नहीं हम उसको वैसा ही करने लगे, बट उनको सुनना चाहिए एटलीस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी कह रहे हैं देयर शुड बी ए डायलॉग, मतलब हाँ, बातचीत होनी चाहिए। स्टूडेंट अपनी बात रखेंगे, टीचर अपनी उनकी बात सुनेंगे, उनके बीच डिस्कशन होगा, फिर कुछ निकल के आएगा कि चलो ठीक है, ये सही है, वो सही है, कि किस सिचुएशन में कौन सी चीज़ें सही हैं। तो ये डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। मोनोटोनी, वन वे कम्युनिकेशन
मतलब स्टूडेंट जो है टीचर एक तरफा बोलता रहेगा, स्टूडेंट उसको पढ़ सुन लेगा और उसको एग्ज़ाम में लिख देगा। दिस इज़ नॉट व्हाट यूनिवर्सिटी मीन फॉर। हम सब जहाँ तक एरिया की बात कर रहे हैं तो आपका एरिया है एंटरप्रेन्योरशिप, बेसिक आपका जो एरिया है, जहाँ मेरे भी एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोफेसर थे और मैं, जिनको नहीं पता, मैं बीबी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप में ही आपका इंटरेस्ट क्यों था कि एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना है रादर देन कि किसी और फाइनेंस पढ़ाना है या फिर लॉजिस्टिक्स पढ़ाना है या फिर एचआर पढ़ाना है? एंटरप्रेन्योरशिप में ही आपका क्यों था? देख, जब मैं देखता था अपना फैमिली बिजनेस, मतलब पिताजी हमारे जो हैं बिजनेस करते थे, तो एक इंटरेस्ट था कि बिज़नेस में कुछ चैलेंजेस हैं और मतलब कोई चीज़ जब तक चैलेंजिंग ना हो मुझे पर्सनली तो वो रास आता नहीं है। सो देन मतलब मैं हेल्प भी करता था थोड़ी बहुत, हालांकि पढ़ाई भी कर रहा था, फादर की हेल्प भी करता था और उस समय थोड़ा इंटरेस्ट जाएगा कि भाई ठीक है फ्यूचर में कभी बिजनेस करेंगे। तो उसके बाद +2 के बाद में एक बार क्या हुआ कि एक बिज़नेस हम लोग जानने वाले थे, उनके साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस किया। उसमें भी काफ़ी हमने मतलब एक्टिवली बिज़नेस के चैलेंजेस को फील किया। उस समय फिर मैं डिसाइड किया कि ऐसा है कि फ्यूचर में कभी जो है या तो बिज़नेस करेंगे या बिज़नेस पढ़ाएंगे, या एंटरप्रेन्योर बनेंगे या एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। अच्छा, ओके। तो उसी समय फिर डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ करेंगे। तो अब टीचर हैं, जाहिर सी बात है, तो पढ़ाएंगे या रिसर्च। बहुत सारे फैकल्टीज़ से मैं मिला हूँ, मतलब मैं तो शारदा के आधे बिजनेस डिपार्टमेंट से मिला हूँ। बहुत सारे लोग नहीं मिल पाते, लेकिन मैं काफ़ी प्रिविलेज्ड हूँ इस मामले में कि मेरा कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा है और कुछ लोग मेरे से काफ़ी नॉलेजेबल हो सकते हैं लेकिन वो खुद को मार्केट नहीं कर पाते, इसलिए लोग उनसे मिल नहीं पाते। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे जो भी इन्फ्लुएंशियल फैकल्टीज़ होते हैं और इन्फ्लुएंशियल प्रोफेसर्स होते हैं जहाँ भी होते हैं, वो मल्टीपल मास्टर्स होल्डिंग है उनके पास। मतलब कि MBA होंगे, जैसे मैं अपनी बिजनेस की बात बता रहा हूँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, MBA होंगे, MA इकोनॉमिक्स होंगे, जो कि आप हैं, दोनों MBA भी हैं और MA इकोनॉमिक्स भी हैं, और बहुत सारे लोग MA फाइनेंस भी होंगे या फिर MCOM भी होंगे अकाउंटिंग से। तो वहाँ पे क्या लगता है आपको कि मास्टर्स कहाँ पे आपको एक कम्पिटिटिव एज देता है या फिर एग्जैक्टली क्या उसका रोल है? देखिए ऐसा है कि मल्टीपल मास्टर्स या कोई बहुत सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है, नीड बेस्ड होनी चाहिए। मतलब जब हम MBA कर रहे थे उसके बाद फिर हमने देखा कि जैसे मतलब बता दिया मैंने कि मुझे तो शुरू से प्रोफेसर बनना था, तो मैनेजमेंट एजुकेशन में एक बूम सा आ गया था, सप्लाई साइड बहुत ज़्यादा हो रही थी एकेडमिशन की। और सप्लाई साइड इन द सेंस मीन्स एकेडमिशन बहुत ज़्यादा हो गए थे, जॉब कुछ कम थी। ओके। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि UGC नया रेगुलेशन लाई थी कि MBA फर्स्ट क्लास जो होंगे वो एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अच्छा, थोड़ा सा फेवरेटिज्म भी रहता है इसमें, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में। सो अगर एलिजिबिलिटी बहुत कॉमन हो जाएगी तो फिर एंट्री बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा है कि अब हमें दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करना चाहिए। तो मैनेजमेंट से सबसे क्लोज जो था वो इकोनॉमिक्स ही था। फिर हमने डिसाइड किया कि ऐसा है कि अब हम मैनेजमेंट से इकोनॉमिक्स में स्विच करेंगे। फिर PhD हमारी अप्लाइड इकोनॉमिक्स में रही और MA इकोनॉमिक्स भी हमने कर लिया और इसके बाद तो फिर इकोनॉमिक्स में चले गए। तो मतलब ये एक नीड बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर पढ़ते ही चले जाएंगे, ये भी कर लो वो भी कर लो, ये सब नहीं। हमको थोड़ा फोकस्ड होना चाहिए। फोकस ये था कि भाई हमको प्रोफेसर बनना है। हाँ, इतना चेंज जरूर करना पड़ा प्लान में कि सब्जेक्ट क्या है ये थोड़ा कन्फ्यूजन था, बट टाइम के साथ वो मैनेजमेंट से फिर इकोनॉमिक्स में चले गए। MBA और MA इकोनॉमिक्स में काफ़ी इस मामले में वो रहता हूँ, सोचता हूँ कि MA इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाते होंगे और MBA में क्या पढ़ाते होंगे। मान लीजिए कि MA इकोनॉमिक्स कर रहा है और MBA फाइनेंस कर रहा है, दोनों में इकोनॉमी पढ़ाई जाती है, फाइनेंस में भी इकोनॉमी पढ़ाई जाती है, तो एग्जैक्टली क्या डिफरेंस कॉमन है? कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि जैसे मतलब अगर मोटे तौर पे समझना है तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ब्रॉडर पिक्चर आपको दिखाती है और जो मैनेजमेंट है वो आपको एक नैरो पिक्चर दिखाती है। वहाँ हम एज इकोनॉमी और डिफरेंट इकोनॉमीज एक साथ हमको स्टडी करते हैं। इधर क्या है कि इंडस्ट्री या जैसे इधर इंडस्ट्री या एक फर्म या एक कंपनी को हम स्टडी करते हैं, ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट को भी स्टडी करते हैं, बट उधर क्या है कि वो आप पूरी इकोनॉमी या पूरा वर्ल्ड आप देखते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आपको बताती है कि मतलब दो इकोनॉमी दो कंट्री के किस तरह से ट्रेड करती हैं, उनके रिलेशन कैसे हैं। तो वो मैक्रो
डोमिनेंट होता है उधर, और ये माइक्रो डोमिनेंट है। उधर थोड़े प्रिंसिपल थोड़े स्टैटिक हैं इकोनॉमिक्स में, और ये मैनेजमेंट में थोड़ा डायनामिक प्रिंसिपल है। मतलब यहाँ पे चेंजेस जल्दी हो सकते हैं क्योंकि बिल्कुल, अभी आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट में, आज सुबह पढ़ेंगे, शाम को आपसे भूलना पड़ेगा। सही बात है, सुबह पढ़ेंगे और शाम को भूलना पड़ेगा। और हम सबके एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा हुआ, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी, इनफैक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस एक हम सबका टॉपिक था जिसमें पढ़ाया जाता है FW टेलर वे ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं। हाँ, वो तो मतलब अभी ऑब्सोलेसेंस आ गया पूरी तरह से। हाँ हाँ, आउट ऑफ डेट जा रहा है। हेनरी फ्योल जो है, कुछ प्रिंसिपल्स उनके यूनिवर्सल अभी भी हैं, बट फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इट्स कम्प्लीटली नाउ ऑब्सोलीट आफ्टर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और मैक्रो लेवल पे इन द सेंस कि जैसे अगर एक एग्जांपल से समझा जाए इस चीज़ को, तो अगर करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि लंदन में जब इंडस्ट्री बूम आया होगी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ लंदन का, तो वो ऑफ कोर्स लंदन चूँकि क्राउन था और हम सब बहुत ज़्यादा गुलाम थे, तो हम सबका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सेम से आया। तो उसमें एक रिलेशन भी बेस्ड हो सकता है इकोनॉमी में, जब हम सब इकोनॉमी पढ़ते हैं कि हम सबको कैसे डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया और उनको कैसे उस बेसिस पे इंडस्ट्रियलाइज किया गया, और हमें ही वो चीज़ बेची गई एज अ फिक्स्ड प्रोडक्ट, फाइन प्रोडक्ट्स, और ज़्यादा दामों पे टैक्सेशन लगा दिया गया हमारे ही गुड्स पे। तो उस तरह से चीज़ों को, हाँ, वो कॉलोनी टाइम में वो उस तरह की प्रैक्टिस थी। वो तो बेसिकली रेवेन्यू जनरेट करना चाहते थे, कैश काउ बना के छोड़ दिया था हम सबको। लेकिन ठीक है, कुछ प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को भी देख रहे होंगे वो काफ़ी पशुपेश में होंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कोई पढ़ सकता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट डूइंग द थिंग्स इन द मार्केट। एग्जैक्टली। और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने की चीज़ नहीं, करने की चीज़ है। और जो भी अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ के एंटरप्रेन्योरशिप बन कर लूँगा और बन जाऊँगा, तो वो वहम में जी रहा है। या कोई प्रोफेसर भी अगर सोच रहा है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा हूँ, तो अगर वाकई मैं एंटरप्रेन्योरशिप में एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा हूँ, वो भी वहम में जीने की चीज़ है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपको कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी था, और चूँकि आपका केस कुछ अलग है कि आप शुरू से टीचिंग में जाना चाहते थे और आपका बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो आप ये आए। तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का अनुभव क्या था? आपने बोला कि आपने बिजनेस शुरू किया था, तो एग्जैक्टली हाँ, इट वाज द फर्टिलाइजर बिजनेस एक्चुअली। इसी बारे में आप हमें क्लास में बता रहे थे। ओके ओके। तो वो बिजनेस था, मतलब ट्रेडिंग थी, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड लोग खरीद के बेचते थे किसानों को। तो प्रॉफिटेबल था, मतलब हमारा इंटरेस्ट भी था कि आगे उसको करें, पर फिर भी हुआ कि चलो पेपर फिर से पढ़ाई करते हैं। देन आई फोकस्ड अगेन ऑन स्टडी। लेकिन जो एक्सपीरियंस ये था कि कुछ चैलेंजेस आते हैं कई बार जो किताबें आपको पढ़ाती हैं। जैसे मैंने जो एक्सपीरियंस था वहाँ का, जब मैं बिजनेस कर रहा था पार्टनरशिप में ही सही, तो उस समय के जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस जो लिखे जाते हैं किताबों में वो तो सेम है, लेकिन चैलेंजेस से निपटना कैसे है ये किताबों में नहीं लिखा जाता है। अब जैसे आप जा रहे हैं कि मान लीजिए आप लोन लेने जा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए बैंक में, और वहाँ मतलब कोई जो आपके बैंक के मैनेजर है वो आपसे मांग रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं। हाँ। अब उससे कैसे नहीं, तो मतलब सैद्धांतिक बातें जो आपको किताबों में लिख दी जाती है कि भाई ठीक है, उनको रिपोर्ट करिए, एंटी करप्शन ब्यूरो में जाइए, आप शिकायत कीजिए। तो जब तक आप शिकायत करेंगे, जब तक आपकी शिकायत की सुनवाई होगी, जब तक उनको कुछ मिलेगा, जब तक वो हटाया जाएगा मैनेजर या वापस कोई दूसरा आएगा, तब तो 10 साल लग जाएंगे। आप 10 साल तक वेट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें तो अभी चाहिए। जो बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में जो आपको रियल चैलेंजेस से कैसे निपटना है, वो आपको किताबें सिखा नहीं सकती हैं। उसके लिए आपको जो है 1:1 ऐसे इंसान से सीखना होगा जिसने बिजनेस किया है। जो खाली लेक्चर दे रहा है मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, वो काफ़ी नहीं है। मतलब अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना चाहता है तो एंटरप्रेन्योर से सीखना होगा। हाँ, बजाय इसके टीचर से। और मतलब अगर कोई सीखना चाहता है तो मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी उनको भी चाहिए कुछ एंटरप्रेन्योर को सेशन कराएं, बजाय इसके कि सिर्फ देखो कुछ 20-30% आप कह लीजिए कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के वो उनको सिखा दीजिए, बट मेजर पार्ट जो है वो उनको एंटरप्रेन्योर से ही सीखने को मिलना चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट्स भी होते हैं, स्पेशलाइजेशन होते हैं। जैसे कि फाइनेंस को क्लास में सिखाया जा सकता है, हाँ, अकाउंट्स भी सिखाया जा सकता है, लॉजिस्टिक्स भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिखाया जा सकता है, मार्केटिंग में केस स्टडीज़ के थ्रू सिखाया जा सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इतना डायनेमिक, बहुत ज़्यादा चेंज है, तो उसको मतलब जैसा कि आपने बोला सुबह कुछ है, शाम में कुछ है, रात में खुद बदल जाएगा, फिर अगले दिन सुबह कुछ और हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी डायनेमिक चीज़ है। जैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या है कि आप
अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है आप उसको टैप करेंगे, आइडेंटिफाई करिएगा कि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, आपका लेवल बहुत आगे निकल जाएगा, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देंगे, उस लेवल की आप सोच रखिए। भाई ये इनोवेशन जो है, आप बार बार कहने की इनोवेशन लाना चाहिए, इनोवेशन है क्या? अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। तो उस लेवल के जब आपका माइंड सेट आपके इसके उस लेवल के पहुंच जाएंगे, तो ऐसे नहीं आ जाएंगे कि आप लेक्चर सुनते रहिए, नहीं, आप क्रिएटिविटी जो आपके अंदर इन्वाइब करनी है, वो क्रिएटिविटी जो है सिंपली मतलब लेक्चर सुन लेने से नहीं आ जाएगी। जब तक आप एक्सपोज नहीं होंगे मार्केट को, मार्केट में आप जाइए, मार्केट में आप एंटरप्रेन्योर से मिलिए, कस्टमर से बात कीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप आपको मार्केट से ही सीखने को मिलेगी, क्लासरूम में आप सीख नहीं सकते। जैसा कि आपने बताया, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो आपने शुरू किया पढ़ाना वो ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब जी। वहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस था? वहाँ पे आप किस पद पे थे और फिर आपका कुछ याद आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब कैसा था आपके लिए? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि वो मतलब काफ़ी यंग एज में वहाँ ज्वाइन किए थे। कब ज्वाइन किए थे आप? 28 की एज रही होगी, और उस समय शायद काफ़ी मतलब जितने भी वहाँ टीचर थे काफ़ी कम उम्र रही थी हमारी। और ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि वो यूनिवर्सिटी थोड़ा नई बनी थी, 2009 में बनी थी। तमाम यूनिवर्सिटी 2009 में बनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कई स्टेट में। तो एक इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी में जाना तो मतलब एक सेटअप होता है कि आप जाके बस काम शुरू कर दीजिए, और एक जो रिलेटिवली नई यूनिवर्सिटी है उसमें जाके फिर आप काम करने का मतलब काफ़ी चैलेंजेस भी होते हैं। उस समय तो वो टेम्परेरी कैंपस था, स्पेस भी काफ़ी कम था, और स्टूडेंट का क्या था कि मतलब अराउंड 20 स्टेट्स, 20 स्टेट से जो वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, तो एक डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिली। तो ये जो डाइवर्सिटी है एक तरह से चैलेंजिंग भी थी, और एक तरह से वो हमारे लिए भी एक मतलब एक नया और एक अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इससे पहले लखनऊ और मिजोरम में इतनी डाइवर्सिटी हमने नहीं देखी थी। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पढ़ाने को भी काफ़ी मतलब अच्छे कोर्सेज मिले, काफ़ी कुछ काम करने को मिला वहाँ, क्योंकि मतलब ज्वाइन करने के बाद ही हमारा मास्टर्स फर्स्ट बैच ऑफ शुरू हुआ था वहाँ। तो वहाँ भी आप एमए इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे? जी। ओके। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, 8 साल वहाँ रहे, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि लास्ट के 2-3 कोरोना के टाइम में भी वहीं थे, उसके बाद कोरोना के टाइम में थोड़े से नए एक्सपीरियंस आए कि भले ऑनलाइन टीचिंग करनी है, वो भी काफ़ी चैलेंज आ गई। इसी बहाने तो आईसीटी भी काफ़ी कुछ सीख लिए। तो वो एक कंप्लीट स्पेल रहा हमारा, एक टीचिंग प्रोफेशन का कंप्लीट। नॉर्मली आप जब रहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बना हुआ रहता है, जैसा कि हमारी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, इस्टेब्लिश्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, सैचुरेशन पॉइंट लगभग आ चुका है, आप कह सकते हैं। तो इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी है उसको मतलब इस्टेब्लिश होने में करीब 25 साल लगते हैं। उससे पहले जो है उसमें काफ़ी चीज़ें चैलेंजिंग होती हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और वो काफ़ी मतलब रिसोर्सेज भी लगाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि वो एक तरह से उनके लिए एक ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना भी ज़रूरी है। पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है इतना मार्केटिंग और ब्रांडिंग नहीं करती हैं, मतलब इतना एक्सपेंडिचर नहीं करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जब इस्टेब्लिश हो जाती हैं। करीब पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करें तो जैसे आप BHU MU चले जाइए, सैकड़ों साल होने को आ रहे हैं, धीरे धीरे 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनको हैं। तो अब जाके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे लेवल का पहुँचा है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कई बार जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर लेते हैं, दे इन्वेस्ट एंड दे मतलब बहुत फास्ट करते हैं, पब्लिक में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने बिल्डअप हो रहा है, और एक कुर्सी टेबल से शुरू करके फिर क्लास बना, फिर डिपार्टमेंट बना, फिर उस डिपार्टमेंट के कोई HOD बने, उन्हीं में से बनेंगे ऑफकोर्स। इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है कि पैराशूट लैंडिंग ना हो, कम से कम मुझे ऐसा लगता है, और ये मुझे काफ़ी पसंद भी है कि जो लोग शुरू से हैं उन्हीं को ऊपर चढ़ाया जाएगा सीढ़ियों लगा के, ऊपर से कोई हवा से नहीं आएगा। तो आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी एक चाइल्ड की तरह हो जाता है, क्योंकि आप बिल्डिंग ब्रिक्स बनते हुए देख रहे हैं कि लाइक अभी एक डिपार्टमेंट शुरू हुआ था, जैसा कि आपने बोला फर्स्ट बैच शुरू हुआ था, तो आप बहुत पायनियर जैसे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता ही है, क्योंकि जब मतलब इंस्टीट्यूशन की शुरू में आप जब ज्वाइन कर लेते हैं या काम अपना शुरू करते हैं वहाँ,
तो ये चैलेंजिंग भी होता है और एक तरह से एक मतलब एक काफ़ी हद तक वो सेटिस्फेक्शन भी देता है, क्योंकि वो आप जीरो बेस से उसको शुरू करते हैं तो उसको आगे बढ़ाने में आपका कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद फिर आप शारदा यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए एज एन एसोसिएट प्रोफेसर। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? काफ़ी छोटा था बट कैसा था? यहाँ भी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। बल्कि कुछ डिफरेंस था। एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस था, एक तो जो स्टूडेंट जो आते थे जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो देखते थे स्टूडेंट्स को, उनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और जो उनका जो है कल्चरल बैकग्राउंड वो एकदम अलग है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में देखने को मिला। वहाँ क्या है कि मतलब मिडिल क्लास या फिर लो इनकम ग्रुप बच्चे आते थे ज़्यादातर। यहाँ मिडिल से भी ऊपर या फिर एक एलाइट क्लास, काफ़ी मतलब प्रॉस्परस कम्युनिटी से मतलब स्टूडेंट आते थे। और तो मोटिव भी उनका डिफरेंट था। वो उनका मोटिव था कि ठीक है हमको पढ़ना है, ठीक है, मतलब पब्लिक इंस्टीट्यूशन में उनका मोटिव जो है पढ़ के अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में देखा कि वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, मतलब वो बस एक साइकिल से गुजर रहे हैं कि भाई पढ़ाई हो जाएगी, उसके बाद या तो उनका फैमिली बिजनेस है या फिर वो फैमिली सपोर्ट है, एक्सट्रीम लेवल सपोर्ट, एक्सट्रीम लेवल। हाँ, दे आर नॉट फीलिंग एनी प्रेशर, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो एकदम टेंशन फ्री होके जो पढ़ रहे हैं वो टेंशन फ्री होके पढ़ रहे हैं। अच्छा, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कई बार फैमिली प्रेशर भी होता है, कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं, तो कई बार वो स्ट्रेस भी दिखते हैं। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमने स्टूडेंट में कोई स्ट्रेस नहीं देखी। कुछ बच्चे पता नहीं मेरे जैसे कहाँ से आ जाते हैं, हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं। मुझे आप भी बहुत बोलते हैं चिल मारो थोड़ा। बिल्कुल नहीं, स्ट्रेस लेने से स्ट्रेस कम नहीं होती है, स्ट्रेस लेने से स्ट्रेस तो कम। इसलिए जो है अच्छा भी है, दोनों का अलग अलग है और ये रहेगा, क्योंकि जो फीस का डिफरेंस है, हाँ, जो कैपेसिटी ऑफ पेइंग फ़ी वो बता देता है कि मतलब कैसे किस बैकग्राउंड के स्टूडेंट आएंगे। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं जिनका क्राउड है, मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। तो मैं पहले एक हफ्ते तो काफ़ी डिप्रेस्ड था यहाँ पे। 3 से 4 दिन तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, आई डोंट बिलोंग हियर। ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे फिट इन कर जाऊँ। ये तो हर जगह होता है। मतलब मैं मिजोरम गया था तो पहले 1-2 हफ्ते तक हमें ऐसा फील हो रहा कि इससे विदेश आ गए हैं, लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद जो है फिर एडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं और 2-3 महीने में तो पूरी तरह से फिर हम लोग यूज थ्रू हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारा एक सेमेस्टर हो गया है, हाँ, अब एकदम नॉर्मलाइज हो चुके हो, कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। वो एक ये भी एक होता है कि फैक्टर ऑफ रिलेवेंस। मेरे साथ मैं अगर किसी सो कॉल्ड अगर पोजीशन पे रहूं या फिर एक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे रहूं, एक सही जगह पे रहूं और कुछ लोगों के ऐसे बीच रहूं जिनका माइंडसेट एकेडमिक हो, तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होता है। अगर कोई बाहर से गाड़ी लेके आ रहा है और मतलब वो देखा तक नहीं है, मतलब मर्सिडीज से कोई आ रहा है, कोई BMW से आ रहा है एंड एवरीथिंग, और उनका खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक फिट इन प्रॉब्लम इसीलिए भी था क्योंकि मैं उनसे रिलेट नहीं कर पा रहा था। एक ये भी एक चैलेंज, और मैं उनके लिए रिलेवेंट भी नहीं था। जब तक मैं अपनी क्लास के लिए रिलेवेंट ना हो, मतलब मोर देन जस्ट एन इंडिविजुअल, जैसा कि आप एक प्रोफेसर एक क्लास के लिए रिलेवेंट होता है, मोर देन जस्ट एन इंडिविजुअल, मतलब क्लास इम्पैक्ट कर सकता है वो प्रोफेसर। जैसे कि आप ही जब आते थे पढ़ाने के लिए, तो आपके आने से पहले और आपके आने के बाद क्लास का डायनेमिक्स चेंज हो जाता था, है ना? या फिर आपके सेमेस्टर शुरू जो आपका पहला क्लास था और जो आपका अंतिम क्लास था, उसमें सेमेस्टर में आपने कार्व किया हम सबको कि किस तरह से आप डायनेमिक्स चेंज कर रहे हैं। तो जब तक उस रोल में मैं नहीं आता हूँ मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है, और आज से पहले कभी अजीब लगा नहीं, लेकिन अब फिर से निश्चित तौर पे उस रोल में मैं आया, उसका एक अलग स्टोरी है, बैकग्राउंड है उसका। ये जैसे आप +2 से आए ग्रेजुएशन में, तो +2 के बाद जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, फर्स्ट टाइम जो आपके कुछ हफ्ते गुजरते हैं यूनिवर्सिटी में, तो मतलब एक बहुत बड़ा चेंज होता है और उसमें एडजस्ट करना, अडॉप्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम करता है। और स्पेशली अगर आप एक नई जगह चले गए हैं, आपका प्लेस भी बदल गया है, आपका लेवल भी बदल गया है, आप जो है आपकी सराउंडिंग बदल गई है,
प्रायोरिटीज़ लोगों की अलग है आपके आसपास जो है। और कई बार ये भी होता है कि आप पेरेंट्स से पहली बार दूर जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर आप पेरेंट्स से फर्स्ट टाइम दूर हो रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, मास्टर्स में कहीं भी हो, तो ये एक एकदम बहुत बड़ा चेंज होता है। आप इसमें अडॉप्ट करना, एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है शुरू में। क्या डिफरेंस लगा एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में? बेसिकली एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है? आपको क्या फील हुआ वर्किंग कंडीशंस में, या फिर प्रोफेसर से कहाँ ज़्यादा काम लिया जाता है एंड इकोनॉमिक साइड ऑफ इट? जी देखो, ऐसा है, अगर हम पहले प्राइवेट में होते और फिर पब्लिक में जाते हैं तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होता है पूछना। अब तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि आप अभी प्राइवेट में और फिर पब्लिक में, लेकिन आप निश्चित तौर पे पब्लिक। वो जो फर्स्ट टाइम जो प्राइवेट में होते हैं, फिर सेकेंड टाइम जाते हैं पब्लिक में, तो उनसे पूछेंगे, बताएंगे। हमारा ये रहा कि ये थोड़ा प्रिविलेज भी था, जैसे यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए थे, तो थोड़ा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट था हमारा, मतलब वो फील भी किया मैंने। अदरवाइज़ तो देखिए चीज़ें तो अच्छी हैं। यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी जो है, जो अच्छी ग्रेडिंग, अच्छी रैंकिंग में आ रही है, NIRF रैंक के आ रही है, तो मेंटेन करके रखे हुए हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने क्वालिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ एजुकेशन, तो वो तो अच्छी, पर्टिकुलरली जहाँ जैसे काम किए हैं वो तो मतलब एक बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, तो वो एक मतलब फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो ये काफ़ी बेहतर है। मोर और लेस ये तो गवर्नमेंट ही है। अच्छा, शारदा यूनिवर्सिटी, हाँ शारदा काफ़ी ठीक है, बहुत सारे मामले में काफ़ी ठीक है, बट बहुत सारे मामले में काफ़ी अच्छी है। कोई मेजर स्टूडेंट, जैसे आपने बोला कि मेजर स्टूडेंट क्वालिटी चेंजेस था, तो यहाँ पे आपको क्या ये परेशानी महसूस नहीं हुई कि बच्चों में ज़ील नहीं दिखता है, या फिर कोई जिदपन? जैसे मेरे जैसे लोग यहाँ पे बहुत सारे समय पे निर्विरोध इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, और कभी अजीब सा फील होता है। नहीं, स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे +2 से निकल के, जैसे अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो +2 से निकल के आए हैं, तो उनमें जील है, एक्साइटमेंट है। और अब ये होता है कि मैंने बताया ना कि जब आपका ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, जैसे आपको बोल दिया जाए कि आप जैसे रात को भूखे रहने वाले हैं, फिर आप कुछ सोचेंगे कि भाई खाना की जुगाड़ कैसे किया जाए। अगर आपको पता है कि घर में सब रखा हुआ है, खाना वाना रखा हुआ है, तो आप टेंशन नहीं लेंगे, तो वो थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अदरवाइज़ जील, एक्साइटमेंट, इन सब कुछ उनमें है, और बस उसको जैसे एक सही डायरेक्शन और शेप देने की ज़रूरत है। +2 के बाद आते हैं तो थोड़ा सा होता है, थोड़े उद्दंड भी होते हैं लेकिन दे कैन बी मैनेज्ड। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी लोग हैं जो कि +2 के बाद डायरेक्टली नहीं आए, यूनिवर्सिटी के बीच में दो साल। हाँ, उनमें थोड़ी मैच्योरिटी ज़्यादा होती है, जैसे +2 के बाद नहीं आए, कुछ अपनी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे 30% क्लास यही था। हाँ, तो जैसे एज फैक्टर भी होता है, एज फैक्टर भी होता है, और मतलब कोई खुद से मतलब कभी घर के बाहर निकले नहीं हैं पढ़ाई के लिए या किसी और के काम के लिए, तो थोड़ा सा रहता है, फ़र्क हो जाता है उससे। अदरवाइज़ स्टूडेंट तो हैं, बस सही डायरेक्शन मिल जाए तो मेहनत करते हैं। नोएडा का स्टूडेंट क्राउड एग्जैक्टली कैसा लगा? क्योंकि मैं कभी कभी समझता हूँ कि एक्सट्रीम लेवल खर्च है बहुत, उनके पास रिसोर्स बहुत है, बहुत मज़ेदार लाइफ है उनका। एनवियस नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ मैं एनवियस, क्योंकि अर्न करने में बड़ा मज़ा आता है, it's not exciting to have things, it's exciting to get them by yourself। नहीं, एक चीज़ तो है इधर के, मतलब यहाँ के स्टूडेंट जो हैं वो थोड़ा सा वेंचरस हैं, मतलब वो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि उनकी इनकम आगे बढ़े। एग्जैक्टली, हाँ, जो चीज़ हमने कई जगह नहीं देखने को मिली है, इससे जहाँ पहले पढ़ाई की है, हम जहाँ काम किए हैं, कई बार मतलब लोगों का ओरिएंटेशन जॉब की तरफ ज़्यादा रहा है, लेकिन इधर ये नोएडा साइड में देखा है कि वो मतलब एक बिजनेस माइंडसेट उनका अच्छा है। हमारी और ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़। ये अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि पढ़ाई आप इसलिए कर रहे हैं कि वो आपको फ्यूचर में ऐड करे, हेल्प करे कि आप अच्छे से बिजनेस कर सकें। अगर आपका माइंडसेट है बिजनेस, आप जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में बोलते हैं कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो वो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं बिजनेस में, आपका माइंडसेट वैसा बना हुआ है, तो आधी सक्सेस तो आपको मिली गई।
उनके तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। हाँ, हमारे क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि रिच माइंडसेट से आते हैं, मतलब उनका माइंडसेट रिच है। उनके मन में ये नहीं है कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, उनके मन में ये है कि मैं अच्छे से अपने वेल्थ को मैनेज कैसे करूं। हाँ मैनेजिंग ऑफ वेल्थ वो काफ़ी सीखना हाँ, चाहता। मेरा एक वही दोस्त भी वही है। वही है, क्योंकि अगर आप अपनी कैपिटल को ग्रो करा सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, बस यही तो मकसद है आपको पढ़ने के मैनेजमेंट हाँ की। बिल्कुल। क्योंकि उनको अर्न करने की चिंता नहीं है ऑलरेडी, उनको मैनेज करने की बहुत ज़्यादा चिंता है। और थोड़ा जो खास करके जो उनके फैमिली में जो जिनके पेरेंट्स मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तो एक उनका एडेड एडवांटेज होता है, वो बेसिक चीज़ें ऑब्जर्व करके ऐसे ही सीख लेते हैं। उनको पता है कि कैसे कस्टमर से डील करना है, क्लाइंट से कैसे डील करना है, बैंक वाले बैंक के जो लोग हैं उनसे कैसे डील करना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या आपके गवर्नमेंट एजेंसी से उनसे कैसे डील करना है, क्योंकि वो ऑब्जर्व करते रहते हैं। जुगाड़ करना उनको आता है बहुत अच्छे से। हाँ, बेसिकली हाउ टू मतलब डील कैसे करना है, प्रैक्टिकली कैसे उनसे निपटना है, ये उनको पता होता है। और थोड़ा जो कमी रहती है वो थ्योरेटिकल फाउंडेशन की, वो आके सीखते हैं, उतना ही पढ़ लें बस काफ़ी है। और हम सब तो ऑलरेडी इस चीज़ को एस्टैब्लिश कर चुके हैं इस कन्वर्सेशन के बिगिनिंग में कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत डायनेमिक थिंग है, हमेशा सीखना पड़ेगा। बिल्कुल डायनामिक है। हमारा एक दोस्त भी है मेरा, और आप भी उसको जानते हैं, हम दोनों का बहुत फेवरेट, वो भी वेल्थ मैनेजिंग के तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रखता है। ये ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है क्लास डिफरेंसेस बढ़ने वाले हैं, और जो लोग अपनी वेल्थ को ग्रो नहीं कराएंगे, इनकम के सोर्सेस नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा मुश्किल होगा सोसाइटी में सर्वाइव करना। अब आते हैं कि क्लास की तरफ। हम सबका क्लास बहुत अच्छा था, और आपके साथ तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। मतलब कि पहला दिन आया, फिर दूसरे दिन ही आपने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया, और किसी को नहीं, मतलब मेरे बाद 3-4 लोगों को आपने धड़ाधड़ बाहर निकाला था। 5 मिनट में बात देख रहा हूँ कि मैं जिससे लड़ा वही भी मेरे बगल में खड़ा है, वो ये क्या हो गया। तो फिर एग्जैक्टली आपके उस समय दिमाग में क्या चल रहा था, या फिर आप क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे? मतलब ये है कि हम समझ रहे थे कि आप +2 के बाद सीधे यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, और +2 के जैसे आपके कॉलेज स्कूल जो होते हैं उसमें आप क्या करते हैं कि एक बार सुबह अपनी अटेंडेंस लगा दी, उसके बाद आप क्लास जा रहे हैं या बाथरूम में कॉर्नर में खड़े हुए हैं, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं। यूनिवर्सिटी कल्चर ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी में चीज़ें थोड़ा डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो इनिशियली थोड़ा स्टिफनेस की ज़रूरत थी, वो कर दिए, और उसके बाद फिर जब अब बच्चे समझ गए कि हाँ भाई ये यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, समझने लगे, उसके बाद फिर ठीक है, थोड़ा लिबरल भी हो गए। अटेंडेंस हालांकि दे दी थी आपने मुझे। अटेंडेंस तो मतलब ये है कि क्लास में जो आ गया उसको अटेंडेंस दे देना चाहिए। हम सबको बहुत वो किया जाता है, मतलब आप तो कभी नहीं किए, बहुत सारे, एक्चुअली हमारा कोई प्रोफेसर नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं अटेंडेंस को एक वेपन की तरह। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्लास में जो आ गया उसको अटेंडेंस दे देनी चाहिए। सही बात है। मतलब और अटेंडेंस हम तो ये समझते हैं कि मतलब अटेंडेंस शुड नॉट बी ओनली क्राइटेरिया, कि भाई अटेंडेंस को सब कुछ अटेंडेंस से डिसाइड नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट को भी चाहिए कि अगर आपने रेगुलर आप मतलब फुल टाइम कोर्स कोई कर रहे हैं, प्रोग्राम ज्वाइन किया है, तो आप जो है उसका क्लासेस करें। 75% अटेंडेंस यूनिवर्सिटी इसीलिए रखती हैं कि मतलब 25% आप जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है क्लासेस अगर नहीं भी कर रहे हैं कोई इशू नहीं है। और जिसको बिल्कुल भी क्लास नहीं करनी है उसके लिए फिर इग्नू है ना। हाँ, उसके लिए फिर इग्नू है। सही बात है। रेस्ट इज़ हिस्ट्री बहुत सारे लोग जानते हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी में सबको जानता हूँ कि हम दोनों बहुत एक कॉइन के 2 साइड बन गए समय के साथ। बट हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन जो था पॉजिटिव नोट पे इंटरेक्शन, हमें किक करने के बाद अब फिर मैं गया, मैं काफ़ी रिग्रेटफुल था क्योंकि मैं ही क्लास में बात कर रहा था, तो सॉरी बोल के फिर क्लास में बैठ गया। और फिर उसके कुछ दिन बाद मैंने जवाब वगैरह देना शुरू किया, जो भी एकेडमिक में काम करता रहता हूँ, नॉर्मल था, नॉट आउट ऑफ द ब्लू, और बड़ा अच्छा लगा पहला दिन। उसके बाद हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन था, और ये काफ़ी मेजर इंसिडेंट प्ले किया, क्योंकि लेटर ऑन इन द कॉलेज पीरियड मैं उस प्रोफेसर से मिल रहा था आपसे, जो कि मेरे पर्सपेक्टिव को चेंज किया, इनफैक्ट मेरे पर्सपेक्टिव को कार्व किया, और ये मुझे दिखाया, इस लेंस से दिखाया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मतलब कि मेरी उन कैपेबिलिटीज़ से मैं खुद ही अवेयर नहीं था, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ से दिखाया। तो ये तो मकसद ही है, आपको जो है आपको खुद से मिलाना भी एक मकसद है यूनिवर्सिटी आने का। टीचर का एक रोल भी है कि आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं उनसे आपको वाकिफ़ कराएं, और आपकी जो वीकनेस हैं उनको ओवरकम कराएं, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें, और स्ट्रेंथ को आपके करियर और आपकी लाइफ के लिए आप उसे कैसे यूज करें ये आपको बताएं। तो ये ज़रूरी है।
तो हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन जो पॉजिटिव था कि मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम कुछ दूरी पर था और उस समय क्लास में कोई वैसा सीआर वगैरह तो बना नहीं था. लेटर ऑन आई बिकेम द सीआर, बट मैं उस ब्लॉक से उतर रहा था, आपके साथ था, और आपने बोला कि तुम्हारा कैसा है पढ़ने में मैंने बोला मैं ठीक हूँ, एवब एवरेज हूँ. तो मैंने बोला ठीक है. आपने बोला कि अगर ठीक हो तो फिर मैं तुम्हें कुछ लिस्ट दूंगा टॉपिक्स की, ये सब टॉपिक आगे चल के मैं कवर करने वाला हूँ, इसका एक मॉड्यूल तैयार कर दो जो कि स्टूडेंट इंटरेक्शन रहेगा, ताकि स्टूडेंट्स को कुछ रिटर्न में मिल जाए शुरू से पढ़ने के लिए. लेटर ऑन आई एंडेड अप मेकिंग एवरी मॉड्यूल, जो भी स्टूडेंट्स को गया सब कुछ मैंने बनाया, और काफ़ी मुझे बहुत थॉरो नॉलेज हुई, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ का यूज़ किया, अलग अलग पेपर्स का, आर्टिकल्स का, मटेरियल्स का, सब कुछ का यूज़ किया. तो आप एग्जैक्टली किसी में क्या देखते हैं अपना वर्क डेलीगेशन देने से पहले? ट्रस्ट बिल्डिंग कहाँ से लाते हैं? मतलब एक तो क्लासेस शुड बी स्टूडेंट ड्रिवन, मतलब स्टूडेंट को समझते हैं. तो स्टूडेंट को अगर उसे कोई काम, मतलब कोई मटेरियल बनाने के लिए दे रहे हैं, तो वो कई सोर्सेस चेक करेगा, उनको पढ़ेगा, फिर उसको कंपाइल करेगा. उसके बिना उपाय ही नहीं है. हाँ, तो वो तो एक बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी और उससे उसकी लर्निंग हो जाएगी. और जो मटेरियल जो आप रेडी करेंगे वो उस लेवल का हो जाएगा कि आपके फेलो स्टूडेंट्स उसको समझ सकें. तो दो पर्पस फॉलो होते हैं. एक तो ये है कि आपने मेहनत की और उससे क्या हुआ कि आपको कंटेंट पता लग गया सब्जेक्ट मैटर का पूरा, और दूसरे जो आपने कंटेंट तैयार किया वो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो उनको, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ कंटेंट हमारे पास भी होता है, कई बार होता है, बहुत ही फाइन कंटेंट है, लेकिन उसकी लैंग्वेज या उसके लेवल को इतना हाई हो जाएगा मास्टर्स या पीएचडी वालों के लिए. तो मेरा पहले एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम आई वाज टीचिंग टू अंडर ग्रेजुएट. अच्छा, ओके. तो हमने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है कि अंडर ग्रेजुएट के लेवल का कंटेंट होना चाहिए. पता लगे कि हम भेज दें और उसके बाद उनको समझने में दिक्कत, उनको उल्टियाँ हो जाए. हाँ, तो ग्रास्प करने में कोई प्रॉब्लम आए, तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए. इसलिए फिर हमने कहा कि ऐसा है कि एक नया कंटेंट तैयार करते हैं. तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम करोगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा. और तुमने बनाया जो कंटेंट, फिर वो यूज किया स्टूडेंट्स ने, अच्छा रहा, काफ़ी ठीक ठाक बन गया. हाँ. तो वर्क डेलीगेशन के वक्त, जैसे मैं ही जब वर्क डेलीगेट करता हूँ अब इस पोजीशन पे, दूसरों को बहुत सारे काम होते हैं अलग अलग कमिटीज़ में भी, और अगर किसी पार्टिसिपेशन भी लाना है तो फिर इसको ये वर्क डेलीगेट करना, या इस कंपटीशन में ये हमारी तरफ से जाएगा, या उस कंपटीशन में ये, एंड सो. तो उसमें मैं काफ़ी खफा हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं. कुछ लोगों को पकड़ के लाना पड़ता है जो कि मुझे पता है कि वो अच्छा करेंगे. तो आप इस मामले में क्या मुझे लॉजिक देना चाहते हैं? वो देखिए, आपको समझना होगा कि कौन से लोग कमिटेड हैं, कि जो टाइम लाइन में आप काम को कंप्लीट करेंगे, बहुत ज़रूरी चीज़ है. अच्छा, उसके लिए अब आपको समझना होता है कि मतलब पास्ट एक्सपीरियंस आपके किसी के साथ कैसे हैं. आपने मतलब कोई छोटा सा काम उनको बोला करने के लिए, आप छोटा बड़ा जो भी काम है उसको वो टाइमली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऑनेस्टली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. तो ये बेसिक क्वालिटीज़ हैं. अगर ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं, फिर आप असाइन करें या डेलीगेट करें, प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर मतलब कोई ज़रूरी काम अगर किसी को आप दे रहे हैं तो फिर मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, चीज़ें गड़बड़ हो सकती है. हाँ. ट्रस्ट वर्दीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. Exactly. इसीलिए मैं शुरू से ही छोटी छोटी चीज़ों को देखता हूँ. कहीं कोई चाबी ध्यान से रख रहा है कि नहीं. अगर वो चाबी खो सकता है, इसका मतलब वो मेरे हार्ड ड्राइव खो सकता है मेरा. बिल्कुल बिल्कुल. है ना. तो फिर लेटर ऑन अगर स्टूडेंट्स में ही एक, खास करके नोएडा क्राउड में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाती है बच्चों में, बहुत सारे, खास करके उन बच्चों में जो कि एकेडमिकली सुपीरियर हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन नहीं है. हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए. होता है, ये एज का भी थोड़ा होता है, क्योंकि ये एक एडोलसेंट एज या एडल्टहुड में आप जब जा रहे होते हैं, उस वक्त जो है आपके अंदर कुछ ऐसी, मतलब आप इस तरह सोचते हैं कि कई चीज़ों को आप कंट्रोल कर पाएंगे या कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे समय के साथ साथ मैच्योरिटी आती है, उसके बाद चीज़ें जाने लगती हैं. तो ये नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कुछ नया नहीं है. अभी नोएडा में नहीं है, सब जगह है. हम भी जब थे पीजी में तक कभी कभी सोचते थे हम ही भगवान ही हैं.
हाँ, मैं तो ऐसा कभी नहीं समय के साथ सोचता हूँ। समय के साथ पता लग गया कि हम तो कुछ भी नहीं है। मतलब चूहा भी नहीं है। सही बात है। हमारी यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में हम दोनों कभी थे, आज मैं हूँ आप नहीं है, शारदा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़, उसमें मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, बट मुझे इसलिए ऐसा, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा रिसोर्स है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। ब्यूरोक्रेसी मुझे इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि किसी कोई कंपटीशन भी अगर ऑर्गेनाइज होता है ना, तो मैंने आज तक ये चीज़ नहीं देखी कि कभी भी 3 दिन से ज़्यादा का समय लग रहा है सर्टिफिकेट्स बांटने में। हमें 1.5 महीना हो गया, LOR नहीं आ रहा है। अगर कोई वॉलेंटियर किया किसी जैसे कि किसी भी चीज़ में अगर कोई वॉलेंटियर किया, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तक आने में 2 महीना होगा, अभी तक नहीं आ रहा है ना। ऐसा कुछ सीन है। कुछ चीज़ें जो उसके बाद भी उनके सर्टिफिकेट्स पहले मिल गए, ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। निश्चित तौर पे एज अ प्रोफेसर आप एडमिन में थे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, तो आप क्या लगता है करके ऐसा? नहीं देखो, एक चीज़ ये होती है, कई बार क्या होता है कि मतलब बहुत कम लोग, 2-3 लोग मिलके कोई मतलब इवेंट करा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, टास्क कितने ज़्यादा होते हैं, कई बार ओवरलोडेड होते हैं, तो कई बार प्रायोरिटाइज करना होता है और प्रायोरिटी के बाद शिफ्ट करनी होती है। तो ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी ये होती है कि जब आप काम करें ही ना करें तो कहिए कि सुविधा शुल्क मांगने लगे। आपसे किसी ने सुविधा शुल्क मांगा नहीं, कभी सर्टिफिकेट देने के लिए? कभी नहीं। हाँ, तो ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है। ये बस ये है कि कई बार जैसे मान लीजिए आपका कोई इवेंट हुई, आपने कोई वर्कशॉप की, अगले दिन से एग्ज़ाम लगे हुए यूनिवर्सिटी में है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, टीचर लोग करा रहे हैं, इवेंट करा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि पहले हम तैयार करते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद ये काम कर देंगे। तो आपका हफ्ते 10 दिन डिले हो गया, तो ये चीज़ अलग है। कोई चीज़ 2 महीना डिले हो जाए फिर उसके बाद, वो तो है। फिर थोड़ा सा केयरलेसनेस हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी नहीं, इसको केयरलेसनेस कह सकते हैं थोड़ा सा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है। हम सबका पावर मैनेजमेंट ब्यूरोक्रेसी तब टीचर ब्यूरोक्रेट नहीं हो सकते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी का जिनका वो क्या बोलते हैं टेम्परामेंट होगा, वो टीचर बनेगा ही नहीं। टीचर कभी ब्यूरोक्रेट नहीं होते हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा केयरलेसनेस देख सकते हैं, इग्नोरेंस हो सकता है। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये है कि फिर आपके काम जो हैं होंगे ही नहीं, वेट करना हाँ, पड़ेगा। वेट क्या मतलब, वो जैसे वो कॉन्सेप्ट आता है रेड टेपिज्म, कि फाइल आई और डाल दिए ठंडे बस्ते में। हाँ, एग्जैक्टली, वो एक ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब जैसे हम पढ़ रहे थे जब मास्टर्स में, एक केस था डेथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एक केस स्टडी किया था डेथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, डेथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो मतलब उसमें बोला था कि ब्यूरोक्रेसी कांट डाई, और इसे उसको हम अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करें तो ब्यूरोक्रेसी मरनी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं मरनी चाहिए? कि अगर ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई तो फेवरेटिज्म पीक पे चला जाएगा, और फेवरेटिज्म अगर पीक पे चला जाएगा तो चीज़ें बद से बदतर हो जाएंगी। फेवरेटिज्म यानी कि उन लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिल जाएंगे जो लोग ऊपर से कांटेक्ट में हैं। अभी तो कुछ कायदा कानून का दायरा उनको रोक देता है। ब्यूरोक्रेसी उनको होल्ड करके रखता हाँ, है। हाँ, सही बात है। ये चीज़ है। पावर डाइवर्जन किस तरह से होना चाहिए किसी भी, मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सेंटर पावर कुछ और होगा, ये ऑफिस पावर्स कुछ और होंगे एंड सो। लेकिन अगर आपको अनलिमिटेड रिसोर्स दिए जाते, अनलिमिटेड बट रिलायबल, लाइक वो उतना ही है, एंड रीजनेबल रिसोर्सेज दिए जाते, नॉट अनलिमिटेड बट रीजनेबल रिसोर्सेज दिए जाते, और आपको बोला जाता कि डॉक्टर वर्मा आप एक बिजनेस कॉलेज को डिज़ाइन कीजिए जिसमें मास्टर्स और बैचलर्स की पढ़ाई होगी। आप किस तरह से एडमिन को मैनेज करते, या फिर टॉप लेवल कौन होते? निश्चित तौर पे टॉप को डीन होते हैं, लेकिन उनके नीचे आप कैसे पावर डाइवर्जन करते हैं, या फिर एक आइडियल डिपार्टमेंट आपको किस तरह से दिखना चाहिए, किस तरह से देखते हैं आप उस चीज़ को? मैनेजमेंट एजुकेशन क्या है कि इंडस्ट्री कनेक्ट और ये आपका इंडस्ट्री इंटरफेस मैक्सिमम होना चाहिए स्टूडेंट के साथ। इंस्टीट्यूशन शब्द नहीं, स्टूडेंट के साथ। मैं ग्रेजुएशन में था तो मतलब 50% टीचर जो हमारे होते थे वो इंडस्ट्री के होते थे। मसलन हमको स्टेटिस्टिक्स किसने सिखाई? जो प्लानिंग कमीशन के स्टेटिस्टिशियन हैं उन्होंने सिखाई। अच्छा, ओके। अकाउंटिंग हमने किसने सिखाई? किसी टीचर नहीं सिखाई। किसने सिखाई? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे कंपनी में। अब वो आते थे शुरू में तो ऐसा लगता था जैसे ऊपर से जा रहा है, समझ नहीं आता था। उन्होंने ये मतलब
थ्योरी पार्ट थोड़ा बहुत बता दिया, उसके बाद फिर शुरू कर दिया, बैलेंस शीट पे आ गए, अपना जर्नल एंट्री, लेजर एंट्री, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सब सीधे आ गए। अब हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जो फाइनेंस चीज़ें जो निकल के आती थी उनसे निकल के आती थी। तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं या मतलब किसी मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल में, ये ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ जो सिखाई जाए उसकी शुरुआत टीचर ही करें। जैसे अकाउंटिंग किसी ने फंडामेंटल सिखाने थे, सिखा दिए, थ्योरी जो भी हैं आपके प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, लेकिन जब बात आएगी बैलेंस शीट बनाने की, अकाउंटिंग करने की, तो सीए को ही बुलाना है, ये काम उससे कराना है, क्योंकि ये आपको प्रिंसिपल बता देंगे और वो आपको प्रैक्टिस बताएगा। वो बताएगा कि आपको बैलेंस शीट को मैनिपुलेट कैसे करना है। टैक्स वाला बंदा बताएगा, नहीं आप करें या ना करें, बोले कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें भी होती हैं। अच्छे के साथ साथ बुरा आपको पता होना चाहिए, ताकि आप ऑडिट बेहतर कर सकें। अब कल को आप मान लीजिए ऑडिटर हो जाएंगे तो पता कैसे लगेगा कि उसने कहाँ घपला किया है, कहाँ घोटाला किया है। तो आपको पता होना चाहिए, और ये वही बेहतर बताएंगे जो इंडस्ट्री में हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए मतलब कम से कम 50% जो है आपका जो है टीचिंग पार्ट जो है वो इंडस्ट्री के लोगों से होना चाहिए, ना कि प्योर एकेडमिशियन। मतलब कि बेसिकली आपका कहना है कि एकेडमिशियंस होंगे तो ठीक है, बट नहीं मतलब अब आज के समय में यूनिवर्सिटी भी प्रीफर कर रही है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस आने लगे हैं, कई बार हायर भी कर रहे हैं लोग। उनका कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो इंडस्ट्री के लोग इस्टेब्लिश्ड हैं, 10-20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो आके यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में लोगों को सिखाएंगे कि उन्होंने 10-20 साल में वहाँ क्या किया है, बजाय इसके कि पहले लोग क्या पढ़ा रहे थे वही आके फिर से पढ़ाने लगे। तो इंडस्ट्री का जो है इंटरफेस बढ़ना चाहिए, और ख़ास करके जो आपकी मैनेजमेंट डायनेमिक एजुकेशन है, प्रिंसिपल इसके डायनेमिक है, उसमें बहुत ज़रूरी है। हम सब निश्चित तौर पे ये एक बात है, और इसमें तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जैसे कि टैक्स को कैसे बचाया जाए, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टैक्स बचाना है आपका, जैसे टैक्स सेविंग, टैक्स डिफरिंग ऑफ टैक्स एंड टैक्स इवेजन, ये तीनों अलग चीज़ें हैं। तो पहली दो चीज़ें आपको करनी ही चाहिए, और दूसरी चीज़ तो तीसरी आपको समझनी चाहिए लेकिन करनी नहीं चाहिए। टैक्स इवेजन नहीं करनी चाहिए बस, लेकिन समझ में आना चाहिए कि है क्या। एग्जैक्टली हाँ। टैक्स बचाना बेसिकली व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग राइट ऑफ्स होते हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी भी टीचर सैलरी को राइट ऑफ करती है, उस पर टैक्स नहीं देती है, क्योंकि टीचर्स उस पर इनकम टैक्स देते हैं, है ना। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी अलग अलग वो बना सकती है चैरिटीज़, उसमें भी टैक्स बचते हैं, और भी कई सारे डोनेशन, कई सारे जो हैं आपके ट्रांसफ़र जो हैं वो उसमें टैक्स रिबेट मिल जाती है। या फिर कोई भी इंडस्ट्री शेल कंपनीज का भी यूज़ कर सकती है टैक्स बचाने के लिए। इंडिया में शेल कंपनी का यूज़ बहुत ज़्यादा लीगल नहीं है, ग्रे एरिया में जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स या बहुत सारी जगह पे शेल कंपनीज वेरी लीगल, आप कर सकते हैं वो चीज़। तो फिर और डेट का यूज़, जैसे कि आप अगर बहुत बड़े बिलियनियर हैं जिसके आपके पास बहुत सारे शेयर्स है और आपको पैसा चाहिए, तो आप उस रादर देन कि उस शेयर्स को बेच के, क्योंकि उस शेयर को बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगेगा, तो उसको नहीं बेचेंगे और उसको कोलैटरल करके कर्ज आउट ले लेंगे और कर्जे को खर्च करेंगे। तो हाँ, निश्चित तौर पे कभी आपको लगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहाँ पे सरकारी यूनिवर्सिटी से बेहतर हो जाती है, या क्या हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है? मुझे ऐसा लगता है कि वी गेट थिंग्स डन रादर क्विकली एज अ होल, मतलब एज अ होल, क्योंकि निश्चित तौर पे कुछ चीज़ें डिले हो जाती हैं, और हो सकता है मेरा फ्रस्ट्रेशन भी बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, डिले नहीं है। चीज़ें अभी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, पब्लिक इंस्टीट्यूशन समटाइम्स मतलब उनमें तो इससे ज़्यादा डिले होता है। एग्जैक्टली, मैं वही एक्सपीरियंस नहीं है, महीनों डिले। हम सब बिहार में 3 साल का डिग्री 5 साल तक में होते देखे। हाँ, बिहार में तो बहुत कॉमन है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी जो हैं 2-2, 3-3 साल तक सेशन डिले चलते हैं उनके। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा मतलब इसको प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग कह सकते हैं कई बार। अदरवाइज़ चीज़ें बेहतर हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ निकलती हैं। इंडिया में अभी काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं काफ़ी बेहतर कर रही हैं। अब तो जैसे ख़ास करके जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टूडेंट इनटेक, स्टूडेंट आपके जो हैं मतलब वो भी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट हैं वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट ले रही हैं और जा भी रहे हैं वहाँ। बस कुछ
इन जनरल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो है कंपेंसेशन जो है टीचर्स या स्टाफ को छोड़ के बाकी सारा पार्ट कंपनसेशन अच्छा नहीं है? हाँ, कंपेंसेशन में थोड़ा है, इशू भी है कई बार जो है, मतलब उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है वो, अदरवाइज वेरी गुड। वी नीड टू पे मोर एज अ प्राइवेट। नहीं, उनकी भी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ क्या है कि वो खुद से रेवेन्यू जनरेट करती हैं, तो जितनी फीस है उसी से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के भी निकालने हैं। बट एट द सेम टाइम अनलिमिटेड स्टूडेंट्स भी तो ले सकते हैं, लेते भी हैं। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब देयर आर कंडीशंस हैं यूजीसी और आपके जो हैं, जैसे खास करके प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनमें तो सीट भी सेंक्शन होती हैं कि कितनी LLB में आपको 60 सीटें दी गई तो 60 एडमिशन लेंगे आप, ठीक है। फार्मेसी है, भी फार्मा है, अगर आपको 30 दी आप 30 ही लेंगे, तो वो तो कांस्टेंट है। और उसके अलावा भी एक टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन करना है, क्लासरूम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से लेंगे, तो कंस्टेंट तो रहते हैं। इतना एक्सपीरियंस है, ये आपके सीवी में भी दिखता है। आपका सीवी लगभग 10 पेज के आसपास, 1 दर्जन पेज के आसपास है। नहीं पड़ता है सीवी का, मतलब नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन एट द सेम टाइम आप 5 सब्जेक्ट से नेट JRF हैं और अगले 5 सब्जेक्ट से सिर्फ JRF हैं, तो 10 सब्जेक्ट का टोटल सीन है। बहुत सारे लोग एक सब्जेक्ट में भी नेट JRF में स्ट्रगल कर जाते हैं। आपका एग्जैक्टली स्टूडेंट करियर में क्या स्ट्रेटेजी था कि आपने इतना कम्पिटिटिव एग्जाम्स को बैश किया बहुत अच्छे तरीके से? कॉम्पिटिटिव क्या, मतलब मैं तो मानता हूँ कि मतलब आप पब्लिक एग्ज़ाम जब दे रहे हैं उस समय अपनी इतनी मजबूत तैयारी कर लें कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसे ही निकल जाए। मैं जब मास्टर्स में था उस समय मैं SSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तो कुछ 9 महीने वहाँ रहा भी था, मिजोरम में जॉब किया था, ऑडिटर था, CAG जो आपके कंप्ट्रोलर ऑडिट जनरल हैं, उनका जो है डिपार्टमेंट इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो करीब 9 महीने वहाँ सर्विस की। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई फुल टाइम PhD करेंगे, फिर हमें तो प्रोफेसर बनना था। तो आप एक्सप्लोर बहुत किए हैं। एक्सप्लोर करना भी ज़रूरी है और एक्सपोज करना भी ज़रूरी है। एक्सप्लोर करिए और एक्सपोज करिए, लर्निंग अपने आप होती रहेगी। एक्सपोज से आपका क्या मतलब? एक्सपोज टू एनवायरनमेंट। अब ये नहीं कि कोई एक मेढक बने बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे रहेंगे तो बैठे रह जाएंगे। मैं भी 2 बैचलर्स कर रहा हूँ। हम सब अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि 2 मास्टर्स या फिर ज़्यादा मास्टर्स का क्या फ़ायदा हो जाता है। अगर ये रिलीवेंट है, नीड बेस्ड है तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ मतलब आपका रिज्यूमे या CV की लेंथ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। इट शुड बी रिलीवेंट। आप उसको कैसे इनकेश करेंगे फ्यूचर में, उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे फ्यूचर में, इसको कहाँ यूज करने वाले हैं, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं एक लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट से कर रहा हूँ, इंग्लिश से। नहीं, अच्छा है, अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल्स। नहीं, कम्युनिकेशन तो जरूरी है। मैनेजमेंट में 2 ही स्किल्स आपको चाहिए होते हैं, एक तो डिसीजन मेकिंग स्किल, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स। 2 अगर आपके अच्छे हैं तो आप मैनेजर हैं। तो फिर बेहतर डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसे लाया जाए? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। कम्युनिकेशन स्किल्स उतने मुश्किल नहीं है डेवलप करना। कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत सिंपल है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स में तो आपको पूरा एक तरह से महाभारत फतेह करना होगा। इसके लिए आपको जो है एनवायरनमेंट को समझना होगा, एनवायरनमेंट के डायनामिक्स को समझना होगा, अपने आप को एनवायरनमेंट में सही जगह प्लेस करना होगा। फिर आपको जो है, और जो क्वांटिटेटिव डिसीजन मेकिंग होती है वो उतनी मुश्किल नहीं होती है, क्वालिटेटिव डिसीजन ज़्यादा मुश्किल होते हैं। भाई आपको पता है कि A में इन्वेस्ट करेंगे आपको 10% रिटर्न आएंगे, B में करेंगे तो 15% आएंगे, तो आप B में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको ये तय करना है कि आपको जैसे मान लीजिए एडमिशन शारदा यूनिवर्सिटी में लेना है या गलगोटिया यूनिवर्सिटी में लेना है, अब कैसे तय करेंगे? बड़ा मुश्किल है तय करना। अब यहाँ पे क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स आपके सामने आ रहे हैं, उसमें आपको जो है ट्रेड ऑफ करना है। और क्वांटिटी ट्रेड ऑफ इतना मुश्किल नहीं है। निश्चित तौर पे मैंने भी ये ट्रेड ऑफ किया था और मैं चूंकि शारदा में हूँ इसलिए क्लियरली वो वार शारदा जीता था। तो वक्त बताएगा ये सब चीज़ें, ये आपको जो रिजल्ट आएंगे ये तो वक्त बताएगा एग्जैक्टली। रिजल्ट बताएगा। तो कश्मीर कैसा लगा आपको सर? आप रिसेंट ज्वाइन किए हैं कश्मीर, वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में आप एज एसोसिएट प्रोफेसर गए। कैसा कैंपस है? क्योंकि कैंपस गूगल में मैंने जितना देखा काफ़ी खूबसूरत कैंपस है, काफ़ी अच्छा कैंपस है। मतलब ये तो यही बात हो कि ऑफिस से काम करके निकलो बाहर और बाहर पहाड़, बर्फ़ गिर रहे हैं, भेड़ चर रहे हैं, चरवाहे घूम रहे हैं वाला सीन है। कैसा लगा आपको? अभी तो गए थे, 2 ही दिन रुके हैं, तो भी ज़्यादा घूमना हुआ नहीं, ज्वाइनिंग करके आ गए, वैकेशन शुरू हो गई। अभी फरवरी में जाएंगे वापस, उसके बाद देखेंगे और घूमेंगे भी।
फिलहाल तो एक उनका बेसिकली 4 कैंपस हैं, 3 टेम्परेरी कैंपस हैं और एक परमानेंट जो बन रहा है बड़ा कैंपस। तो अभी सिटी के टेम्परेरी कैंपस जो ग्रीन कैंपस है वहीं हमारा जाना हुआ, बाकी कैंपस तो हम गए नहीं। तो बाकी जो सराउंडिंग देखी वो तो काफ़ी अच्छी क्या है। टीचिंग होती है उस टेम्पोररी कैंपस में, मतलब एग्जैक्टली? हाँ, कुछ डिपार्टमेंट अभी वहीं 3 कैंपस एक दूसरे से कितना दूर है कश्मीर यूनिवर्सिटी? वो 2-4 किलोमीटर की रेंज में है चारों कैंपस। ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में, तो यूनिवर्सिटी वहीं है। तो 2-4 किलोमीटर की रेंज में सारे कैंपस हैं। 3 छोटे छोटे हैं क्योंकि वो टेम्परेरी हैं। परमानेंट है वो 500 एकड़ बन रहा है। 500 एकड़? हाँ, वो बहुत बड़ा कैंपस बनेगा। कुछ डिपार्टमेंट वहाँ शिफ्ट कर चुके हैं और मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। 500 एकड़ तो बहुत ज़मीन है। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बनी है आपकी 2009 में, जितनी भी उनके जो परमानेंट कैंपस हैं वो काफ़ी बड़े बड़े कैंपस हैं, क्योंकि वो रूरल एरिया में बन रहे हैं। हालांकि कुछ तो अच्छे मतलब सिटी के पास भी हैं, तो ये काफ़ी बड़े कैंपस बने हैं। निश्चित तौर पे यूनिवर्सिटी को बहुत ज़रूरत है, किसी भी यूनिवर्सिटी को ज़मीन की बहुत ज़रूरत है। हाँ, बड़ा कैंपस, अब बड़ा कैंपस होगा तो डिपार्टमेंट ज़्यादा होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, अलग अलग चीज़, जैसे ग्राउंड्स ही बनाने हैं, हाँ कोई इवेंट ही होस्ट करना है। हाँ, वो तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए होना ही चाहिए। अब अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैंने बोला ना कि कम से कम मतलब 25 साल आप मान के चलिए कि एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होने में। 2009 में बनी है, शुरू हुई है 2009 में। 2009 में काफ़ी कुछ शुरू हुआ है, मतलब 2009 में 9 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी पूरे। मतलब उसमें गवर्नमेंट थी, उसने प्लान किया था कि जिस स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक भी नहीं है वहाँ एटलीस्ट एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दें। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। हाँ, तो उस समय क्या है कि 9 यूनिवर्सिटी एक साथ बनी थी, तो उनमें से एक ये भी है। और हालांकि बाद में पहले ये एक ही थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी पहले, उसके बाद एक नई यूनिवर्सिटी जम्मू रीजन को अलग कर दी गई, तो ये बाइफर्केशन हो गया। अब ये कश्मीर इधर है और जम्मू दूसरी है। कश्मीर काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि हम सब सुनते हैं कि निश्चित तौर पे कश्मीर का एक बहुत अच्छा क्रेडिट लाइन सेफ्टी के मामले में तो नहीं रहा है, और सारे मामले में बहुत अच्छे हैं, बट सेफ्टी एज अ प्रोफेसर, और खास करके जो रेस्ट ऑफ इंडिया के प्रोफेसर्स हैं वो कश्मीर में जाके थोड़े से एलियनेट फील करते हैं, एलियनेटेड। क्या आप ऐसा फील किए? ऐसा नहीं है, 2 दिन हम रुके हैं, 2 दिन में वहाँ मतलब जहाँ के लोकल या वहाँ के यूनिवर्सिटी में जिन लोगों से मिले हैं। लोकल से मिले आप? हाँ, लोकल से मुलाकात। क्या रिएक्शन था उनका? नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि हो सकता है, मतलब कुछ एक लोग हो सकते हैं जो कुछ मतलब एक डिफरेंस रखते हों, अदरवाइज़ उनके वहाँ के लोग, उनकी हॉस्टिलिटी और जिस तरह से वो बात करते हैं, तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं रहा, 2 दिन में रहे हैं हम वहाँ भी, लेकिन वो बहुत सेंसिबल और बहुत सही लोग हैं। अच्छा, आप निश्चित तौर पे वहाँ पे अब बहुत सारे राइट्स बढ़ गए हैं हमारे, लगभग क्या ऑलमोस्ट बराबर। पहले स्पेशल स्टेटस था 370 और 45A जब था, अभी स्पेशल है, अभी अब तो यूनियन टेरिटरी हो गई है। अब यूनियन टेरिटरी तो सुपर स्पेशल होती है। हाँ, सुपर स्पेशल होती है, मतलब कि उनके सिटीजन्स को पहले, मतलब नॉट एग्जैक्टली अलग, हम सबका सेम संविधान है, बट उनके स्टेट के सिटीजन्स को प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह एक्सक्लूसिव थे, अब वो सब डाइल्यूट हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इट विल ईज अप द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि अब वहाँ पे प्रोफेसर जाके एक लॉन्ग करियर देख सकते हैं, फैमिली भी देख सकते हैं? नहीं, प्रॉपर्टी का इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि वहाँ से लोग निकल के देश के दूसरे हिस्सों में जाएं, वहाँ चाहे काम करें, पढ़ाई करें, ये हो, और दूसरे हिस्सों से लोग वहाँ जाएं, तो दूसरे पार्ट से मिक्सअप होना, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉयमेंट को लेके हो, ये जरूरी पार्ट है। मतलब, और वो अब होगा। हाँ, मतलब कि फेमिलियरिटी बढ़े। हाँ, अब जो है कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और जो है आपका कनेक्टिविटी, वो थोड़ी बढ़ जाएगी। यूटी बनाना इस मामले में काफ़ी एक अच्छा माना जाएगा विकल्प। क्या अच्छा इसलिए है क्योंकि जैसे जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, आप देख लीजिए, चाहे आपका चंडीगढ़ हो, आपका चाहे वो पांडिचेरी हो, इधर दिल्ली हो, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अच्छा खासा मतलब फंड एलोकेट करती है। निश्चित तौर स्टेट शेयर भी, खास करके कश्मीर में जब वो स्टेट भी था स्पेशली हाँ, तो भी बहुत ज़्यादा फंड था। अब ये बहुत फ़ायदा करेगा वहाँ के, मतलब जो लोकल सिटीजन्स हैं उधर, उनको बहुत फ़ायदा करेगा। और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ना कि एक तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री है जो कि ऑलरेडी मतलब ग्रो कर रही है कश्मीर में, तो उसके लिए क्या कि एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अब वो इन्वेस्टमेंट आपकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ करेगी, और इससे क्या होगा कि इकोनॉमी ग्रो करेगी।
इकोनॉमी ग्रो करेगी तो लोगों की जो है अर्निंग्स बढ़ेंगी, वहाँ मतलब इन्वेस्टमेंट आएगा, थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों का आना जाना वहाँ बढ़ेगा दूसरे पार्ट से। तो ज़रूरी ये है कि यहाँ से दूसरे पार्ट से वो कनेक्टेड हो, वहाँ के लोग और दूसरी जगह के लोग। अब जैसे इसी समय जब से ये आपके यूनियन टेरिटरी बनी है, उससे जो है गवर्नमेंट मतलब स्टार्ट कर दिया है। गवर्नमेंट थोड़ा सेंसिटिव है इस बात को लेके कि वहाँ के लोगों को का जो है इकोनॉमिक वेलबींग इंश्योर किया जाए। प्रायोरिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। हाँ, प्रायोरिटी है और वो ज़रूरी भी है बहुत ज़्यादा। तो वो फ़ायदा ही करेगा मतलब ये कश्मीर को। एलिनेटेड फील करने नहीं देना है बिल्कुल। नहीं, एलिनेटेड नहीं, वो तो अब जो मिक्सअप होंगे, अब जो है दूसरे पार्ट से का कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पता लगा है हमको कि मतलब 2 महीने तक तो वहाँ काफ़ी टेम्परेचर गिरा रहेगा। तो ऐसे समय में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी लिमिटेड हो जाती है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, भाई खाना तो कोई बंद नहीं कर देगा। तो जो सेंटर का जो फंड्स या जो आपके स्पेशल पैकेज आएंगे वो उनको रिलीफ देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे उनके लिए। कंस्ट्रक्शन जो यूनिवर्सिटी का हो रहा है हाई स्केल हो रहा है या धीरे धीरे बन रहा है? नहीं, अभी तो काफ़ी तेज़ हो रहा है कंस्ट्रक्शन। जैसे कंस्ट्रक्शन में ये होता है कि लैंड एक्विजिशन एक बड़ा इशू होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी जब बनती है तो लैंड एक्विजिशन कई बार टाइम टेकिंग भी होता है, कुछ डिस्प्यूट्स भी होते हैं छोटे मोटे। तो अगर एक लैंड एक्विजिशन वाला काम पूरा हो जाता है उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन स्पीड पकड़ता है, जो कि हो गया है उसमें। हाँ, वो हो चुका है। तो अभी कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से हो रहा है। कब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मेजर पार्ट हो जाएगा 2-3 सालों में, काफ़ी हद तक हो जाएगा। मोस्ट डिपार्टमेंट जो है आपके इधर शिफ्ट हो जाएंगे 2-3 साल में। अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। काफ़ी समय तक तो वहाँ जो है मतलब आपके फुल टाइम वाइस चांसलर भी नहीं थे बीच में, तो अभी इस साल ही हम ज्वाइन किए हैं। तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। कभी आपका इतना टीचिंग एक्सपीरियंस है, अभी तक कितने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका? असिस्टेंट कितने साल तक रहे? असिस्टेंट प्रोफेसर 8 साल थे असिस्टेंट, और फिर एसोसिएट। नॉर्मली असिस्टेंट प्रोफेसर्स ज़्यादा सालों के लिए होते हैं लोग। इट डिपेंड्स सी, इट डिपेंड्स ऑन मतलब होता क्या है कि प्रमोशन में समय लगता है कई बार, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है कई बार जो है लोग जो है अगर माइग्रेट करते हैं तो थोड़ा जल्दी भी आता है। ओके। पीएचडी करने में नॉर्मली लोगों को काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो कितने साल लग जाते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूँ, बस सोच ही रहा हूँ, ज़्यादा नहीं सोच रहा। हो गई थी, जल्दी हो गई थी 2.5 साल के लगभग लगा था हमको पीएचडी में। कभी आपको लगा, आप चूँकि अब पीएचडी कभी किए थे और काफ़ी सालों बाद आप पीएचडी को पढ़ा रहे हैं, तो कभी एक ऐसा स्टूडेंट जो कि आप पे इम्पैक्ट किया या फिर आपको लगा कि आपके पर्सपेक्टिव को शेप किया कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत? सारे स्टूडेंट करते हैं कुछ न कुछ। जैसे जिस तरह से हम स्टूडेंट्स को कुछ देते हैं, आइडियाज़ देते हैं, वो भी हमको देते हैं। हम उनको चेंज करते हैं कुछ हद तक। हो सकता है ज़्यादा कर देते हो उनको चेंज, तो कुछ हद तक वो भी करते हैं। तो सारे स्टूडेंट कुछ न कुछ दे के जाते हैं, मतलब कुछ न कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ न कुछ चेंजेस करके जाते हैं, बेहतरी के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट तो लकीली अभी तक अच्छे स्टूडेंट मिले हैं। कभी आपके कॉलेज अचीवमेंट्स के बारे में हम सब बात कर रहे थे और ढेर सारे एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम आप भी कभी स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में एक बच्चे रहे होंगे, एक स्टूडेंट रहे होंगे। कभी कोई किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट आपका, कोई कांड में या फिर कोई सीन? ये तो थोड़ा सा जिद्दी किस्म के रहे हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो कुछ कई बार हो जाता था, छुटपुट चीज़ें होती रहती हैं। मतलब वो ऐसा नहीं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कई बार टीचर से भी हम डिफ़र करते थे ओपिनियन में, और टीचर भी सुनते थे, समझते थे। और कई बार तो बड़े कांड में आप इन्वॉल्व नहीं रहे? बड़े क्या है, इतने बड़े भी नहीं करने हैं, ऐसा तो फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर कोई आप ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे मतलब
बहुत ज़्यादा गड़बड़ काम करेंगे तो फिर डिस्ट्रक्शन आपका स्टडीज हो जाएगा फिर, और वो फिर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट दे जाता है। बट छुटपुट तो रहते हैं। कभी आपको परेशानी हुई, क्योंकि आपकी प्राथमिक शिक्षा शायद हिंदी माध्यम से थी, तो कभी कोई परेशानी? हाँ, जब +2 के बाद हम फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी आए थे। कोई गैप भी था बीच में? लखनऊ यूनिवर्सिटी, हाँ, एक साल का गैप हो गया था हमारा +2 के बाद। एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था इंदौर में। उसके बाद फिर मुझे लगा कि शायद मैं इंजीनियरिंग बना ही नहीं हूँ, लैब वाला बंदा नहीं हूँ मैं। फिर मैं ड्रॉप कर दिया था 2 महीने पढ़ाई करने के बाद। तो हमने सोचा कि अब जो है सोशल साइंस वापस चले जाएंगे, तो ये हुआ था। उसके बाद फिर हम लखनऊ यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए थे बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस में प्रोग्राम में। तो उसी में जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि थोड़ी प्रॉब्लम इधर भी हो गई थी, इधर इंदौर में, बट उसमें तो सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो एप्टीट्यूड ही नहीं था इंजीनियरिंग वाला। अब यहाँ लखनऊ आए तो सब्जेक्ट तो समझ में आ रहा था, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसमें एक बार तो ये हुआ कि जैसे शुरू में एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का पेपर था, मैडम थी पढ़ा रही थी। तो जब उन्होंने एक दो लेक्चर ले लिए, उसके बाद फिर चौथे दिन की बात होगी, हमारे चेहरे से कुछ एक्सप्रेशन सही नहीं होंगे, साइकोलॉजी की मैडम समझ गई। तो उन्होंने पूछा कि भाई कोई प्रॉब्लम है? हमने कहा हाँ मैडम प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? हमने कहा मैडम हम तो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं, हमारे को समझ नहीं आ रहा है। कह रहे अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला कि कितने लोग हैं हिंदी वाले? तो पता लगा कि आधी क्लास तो हिंदी मीडियम की है। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करें? हमने कहा ऐसा है, आप 10 सेंटेंस आप इंग्लिश में बोलिए, उसको समराइज़ करके 1 सेंटेंस आप हिंदी बोल दिया कीजिए बाकी हम जाके पढ़ लेंगे और डिक्शनरी देख के समझ लेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ ये हो सकता है। फिर उन्होंने पढ़ाया वैसे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे, पहले शुरुआत में तो हम जब एक पेज पढ़ते थे टेक्स्ट का, इंग्लिश का टेक्स्ट, कम से कम 100 बार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को खोल के देखते थे। एक पेज पढ़ने के लिए 100 बार देखते थे। तो मतलब अगर 2-3 पेज पढ़ते तो पता लगता 3-4 घंटे लग जाते थे। उस समय तो इतनी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि कहाँ आ गए। लेकिन मतलब कि अगर निश्चित तौर पे अभी तो आपको बड़ी हंसी और बड़ा एंजॉयमेंट लगता है, काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज था, लेकिन किसी भी बच्चे को अगर वो 3 पेज पढ़ने में 3-4 घंटे लग रहे हैं और सिर्फ लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि आपको वो चीज़ें आती हैं, समझ में आ रही हैं, लैंग्वेज बैरियर है, तो हमारे सिस्टम पे कहीं ना कहीं सवाल है एक। नहीं, ये इसके लिए तो कोई एजुकेशन सिस्टम में कई बार इसे जो आपका, अगर आप एजुकेशन के जो एक्सपर्ट से बात करेंगे कि मतलब वर्नाकुलर जो आपकी मदर टंग है वो कब तक होनी चाहिए, मतलब 5th तक रखें, 8th तक रखें, 12th तक रखें, या पूरा हायर एजुकेशन भी आपका वर्नाकुलर में हो। तो एडवोकेसी अलग अलग है, कई में कोठारी कमीशन भी, उसमें आप पढ़िएगा उसे समझेंगे। तो हायर एजुकेशन तो हर हाल में आपका जो है कॉमन ग्लोबल लैंग्वेज में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ये तो तय है कि +2 के बाद जो है आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, स्पेशली अगर आपकी इंटरेस्ट एकेडमिक्स में, फिर तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो अगर आपके उस सब्जेक्ट की किताबें आपकी जो है वर्नाक्युलर लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, पढ़ लेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है कि आप जर्मनी में जाके अपनी सेवाएं दें। अब आपने बीटेक हिंदी मीडियम में किया है, आप वहाँ जाके क्या करेंगे? हाँ, बहुत समस्या है। लेकिन एक पक्ष इसका ये भी, और मैं इस पक्ष से ही बिलोंग करता हूँ, और मेरे पक्ष में एक काफ़ी जाने माने व्यक्ति भी हैं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो ट्रांजिशन फेज होता है, मतलब कभी न कभी हमको अपने वर्नाकुलर से ग्लोबल लैंग्वेज में आना है। जो आपका ट्रांजिशन है वो आपका स्मूथ होना चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब +2 तक आप हिंदी में पढ़ें और इसके बाद आप फर्स्ट सेमेस्टर कहीं जा रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं या BBA कर रहे हैं, तो उसमें ज्वाइन करते ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, आप लिख नहीं पा रहे हैं, आप फेल हो जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, सब कुछ नहीं होना चाहिए। प्रिपरेशन, इसको मतलब एक ट्रांजिशन पीरियड को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सब जिस कमीशंस के आपने नाम लिए, वो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस्ड भी होती हैं, और दूसरी बात ये भी एक है कि जैसे डॉक्टर विकास देवी कीर्ति हैं, मैं उनको मिसकोट नहीं करना चाहता था, लेकिन उनका कहना सिंपल है, दृष्टि IAS के जो फाउंडर हैं, और मैं उन्हीं से बहुत सहमत हूँ कि एक बच्चा जो होता है वो जब बड़ा होता है, बहुत छोटे उम्र में ही वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना, आर्टिकुलेशन सीख लेता है हिंदी में। लेकिन फिर जब उसको स्कूल में डाला जाता है, जब उसकी प्राथमिक शिक्षा शुरू होती है, तो
उसको अंग्रेज़ी का अध्ययन करना पड़ता है, जहाँ पर उसको फिर से व्याकरण का ज्ञान लेना पड़ता है। और मेरे केस में पर्टिकुलरली बात यह है, अगर मेरे अपने एक व्यक्ति की तरह बात करूं तो मैं लगभग हिंदी में भी उतना ही सहज हूं बोलने में जितना मैं अंग्रेज़ी में हूं, और मैं दोनों में ठीक ठाक सहज हूं। मतलब मुझे अंग्रेज़ी भी कह सकता हूं कि अच्छी बोलनी आती है और मुझे हिंदी भी अच्छी बोलनी आती है। लिखने के मैं निश्चित तौर पे मैं अंग्रेज़ी की तरफ थोड़ा सा झुकता हूँ। बोलना और पढ़ना ये हम लोगों का जो है एक नॉर्मल भाषा जो होती है सोसाइटी की, उसमें कई भाषाएं आ जाती हैं, ठीक है, पढ़ना और बोलना। लेकिन जब बात लिखने की आती है तो आपकी वहाँ पर लैंग्वेज की स्ट्रेंथ चाहिए होती है आपको। हम बोलते क्या हैं, हम जब बोलते हैं उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, कभी कभी संस्कृत भी हो सकती है, होती ही है, कॉमन भाषा में बोलते हैं। तो जब लिखने की बात आती है, और ख़ास करके जब आप कोई चीज़ आपको डेप्थ में जाना है किसी सब्जेक्ट मैटर के, फिर आपको उस लैंग्वेज पे आपकी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। मैं कभी भी ज़्यादा भाषाओं को सीखने के विरोध में नहीं हूँ। निश्चित तौर पे मुझे भी 3 भाषाएं आती हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी और एक अंगिका हमारी एक मदर टंग है। हमारी मदर टंग हिंदी नहीं है। मैं जिस रीजन से बिलोंग करता हूँ वहाँ अंगिका, मैथिली का एक वर्जन है। नहीं, ये उधर भी फ़र्क है ना कि आपकी जो आप बोलने की बोली है वो लैंग्वेज है। हाँ, मदर टंग और लैंग्वेज अलग चीज़ें हैं। मदर टंग तो हमारी भी अलग है, हाँ, लेकिन वो लैंग्वेज वो हिंदी ही है। नहीं, मेरी अलग है। हाँ, मेरी अलग है। ठीक है। लेकिन जब मैं देखता हूँ एग्जाम्पल्स, जैसे कोई अगर जैसे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो कि MBBS करता है रशिया जाके, ठीक है, इंडिया में बहुत MBBS का क्रेज़ है, तो रशिया जाके MBBS किया जाता है। तो वहाँ पे जो पहले साल होते हैं वहाँ पे एक कंपलसरी सब्जेक्ट है रशियन। उसकी वजह है, जैसे रसिया और चाइना की अगर आप बात करें तो वहाँ के जो ग्रेजुएट हैं उनको इस तरह से तैयार किया जाता है या इस तरह से तैयार होते हैं क्योंकि उनको वहीं काम करना है हर हाल में, क्योंकि सोशलिस्ट हैं वो सब या कम्युनिस्ट हैं, जो भी है। मतलब उनको दूसरी रीजन में, दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्री में जाके जॉब नहीं करनी है। वही बोल रहे हैं कि अगर आपका एक क्लियर है कि भाई आप मान लीजिए बिहार में या यूपी में ही पूरी लाइफ गुजारने वाले हैं, तो आपका बीटेक जो है भोजपुरी में चल जाएगा। उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, आप साइड, लेकिन प्रॉब्लम यह आएगी साइड पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आप टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, आप कॉटन में काम कर रहे हैं, आपने हिंदी मीडियम में पढ़ा है, बीटेक किया है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपने बुला लिया जर्मनी से एक टेक्नीशियन, कोई इंजीनियर, एडवांस इंजीनियर जो भी है आ गया, अब वो आपसे डिस्कस करना चाहता है, कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं आपकी निश्चित तौर पे मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। हाँ, और बिहार में भी प्रॉब्लम यह है कि सारे लोग भोजपुरी नहीं, मैं भोजपुरी नहीं बोलता, मुझे भोजपुरी का कोई ज्ञान नहीं है, मैं अंगिका बोलता हूँ। एग्जाम्पल दे दिया। हाँ, निश्चित तौर पे। हाँ, तो ये एक है समस्या, इसलिए अंग्रेजी की तरफ झुकाव मन मार के आ जाता है। हाँ, अंग्रेजी कोई बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं, बिल्कुल अंग्रेजी आपकी कोई बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन वो एक आपको प्लेटफॉर्म देती है कि आप ग्लोबली आप सस्टेन करें। नेसेसरी इविल हो जाती है ये चीज़ है कि करें तो करें क्या। अब जैसे हम लोग हैं क्लास में बोलते हैं, लेक्चर जो हैं आपके इंग्लिश में होते हैं। हम सब उस पर भी आएंगे। हमारे बाहर निकलते ही कॉरिडोर में हिंदी में जाते हैं। हाँ, लेकिन हम सबको, हमारे यहाँ पर्टिकुलरली नहीं, लेकिन और भी जगहों पे मैंने देखा, सब जगह है। आप साउथ में जाइए, आप जैसे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन जाएंगे, वहाँ क्लासरूम के अंदर वो इंग्लिश में आपका लेक्चर होगा, बाहर निकलते ही सारे अगर साउथ के स्टूडेंट और टीचर हैं, हाँ, तमिल हो जाएंगे, तमिल हो जाएंगे, मलयालम हो जाएगा, जो भी है। लेकिन एक समस्या आप मेरे पक्ष को अगर देखने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे मेरा ये बहुत व्यक्तिगत पक्ष नहीं, मतलब कि मैं पर्सनली इस चीज़ से पीड़ित नहीं हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ठीक ठाक अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ और लिख भी लेता हूँ और ग्रामर का भी ज्ञान ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी में ही स्ट्रेस किया गया हम सबको कि प्रोफेसर्स अंग्रेज़ी में ही बोलेंगे, हिंदी में नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको बांधा गया। और भी यूनिवर्सिटीज़ में, सिर्फ मैं एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे स्कूल में था कि हमारे प्रिंसिपल बांध रहे हैं हमें हिंदी में बात करने के लिए। उसकी वो सही है, क्योंकि वो हमने भी हम बांध रहे हैं अंग्रेजी में बात करने के लिए, हिंदी में बात नहीं कर सकते। हम बता रहे हैं, जैसे जब हम बताया ना कि प्लस टू के बाद जब ग्रेजुएशन में आए थे, उस वक्त हमको दिक्कत ये आ रही थी कि मतलब हिंदी से इंग्लिश में कैसे जाएं।
तो उस ट्रांजिशन में मतलब मैंने पर्सनली जो फील किया कि जब तक हिंदी छूटेगी नहीं तब तक इंग्लिश आएगी नहीं। बात समझना? समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कुछ समय तक तो हम सोचते थे कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, मन में करते थे, का बात नहीं बन रही थी। स्लो हो जाता है प्रोसेस, हिंदी को छोड़ना है, त्याग देना है, तब इंग्लिश आएगी। बाद में फिर पकड़ लेंगे। हाँ, जब हाँ। इंग्लिश आ जाएगी तो फिर काम देख भर को आ लेंगे। जाएगी, हाँ, हाँ, फिर इंग्लिश को फिर से उठा लें, क्योंकि वो तो अपनी है ही मदर टंग, तो उसको उठाने में कितना टाइम लगेगा। सही बात। बट उस समय में छोड़ना था। तो अगर कोई स्ट्रेस कर रहा है कि आप हिंदी को बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, तो वो इसलिए है कि भाई आप जो है एक बार इंग्लिश में आप सब्सटेंशियल हो जाइए। हम सब कॉर्पोरेट में भी, चूँकि हम सब कॉर्पोरेट से बिलोंग करते हैं, मैं कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, आगे चल के कॉर्पोरेट में जाने का पूरा इरादा है। आप भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप बिजनेस में हैं, जो कि कॉर्पोरेट के लिए तैयार करता है। तो कॉर्पोरेट में भी अंग्रेज़ी का कल्चर जो है वो है, और हम सबको अंग्रेज़ी बोलनी आती है, लेकिन एक नहीं, हाँ, एक बात और बताएं आपको यहाँ पर कि जैसे एक मैनेजर बैठा हुआ है, वो इंग्लिश में काम कम्युनिकेशन कर रहा है, प्रेजेंटेशन मेरा चल जाएगा, लेकिन उसका जो पीएन है उसको जो है आपको लोकल लैंग्वेज पता होनी चाहिए। क्यों? बाज़ार में जाएगा, हॉट में जाएगा, आलू मांगेगा, सब्जी मांगेगा, वो अंग्रेजी में मांगेगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो लैंग्वेज आपके जॉब नेचर पर भी डिपेंड करती है कि भाई उससे हम ये उम्मीद, पीएन अगर हम ये उम्मीद करेंगे पीएन जो है वो इंग्लिश में कॉर्पोरेट में बोलेगा, तो कई बार ये फिजिबल भी नहीं होगा। और अगर वो इतना बेहतर है कि भाई आप उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो फिर वो हायर पोजीशन में नहीं जाएगा। बिल्कुल जाएगा एकदम। तो उस चीज़ को भी, इसके लिए भी हमें रिसेप्टिव होना पड़ेगा। मतलब आप ओपन टू ऑल वाला और सीन वो रखते तो हैं। भी है। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे, हम देखते थे कि ग्रेजुएशन या पीजी में फर्स्ट टाइम इंग्लिश में आते हैं, कहते हैं कि सर हमें हिंदी में बोलना है। तो जब तक कि सारे लोग क्लास में हिंदी समझ लेते हैं, हम उनको मना नहीं करते हैं कि पता लगे कुछ बच्चे आपके साउथ के या कुछ फॉरेन के स्टूडेंट हैं, तभी बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि एक बंदे को समझ नहीं आएगा, आप कोशिश करिए जैसे भी है इंग्लिश में बोलिए। और जो पहली बार हिंदी में बोलते हैं उनको भी बोलते हैं कि भाई आप धीरे धीरे जो है तो 1-2 महीने में इंग्लिश में शिफ्ट कर जाइएगा। हो सकता है मैं थोड़ा सा इसमें, हो सकता है कि थोड़ा सा रेडिकल हूँ, जबकि मैं जो मुझे दोनों भाषाएं बोलनी आती हैं, फिर भी एक हो सकता है नेशनलिज्म एक फैक्टर प्ले करता है। नहीं, देखिए लैंग्वेज का नेशनलिज्म से कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आप लैंग्वेज आपका एक मीडियम है, और मीडियम अगर पर्पस सही सॉल्व करे। आप हमेशा बहुत हम आपको काफ़ी दिनों से जानते हैं, मतलब हम यानी कि सारे स्टूडेंट्स, लेकिन मसलन आप पाकिस्तान गए हुए हैं, वो लोग वहाँ उर्दू बोलते हैं। अगर आप उर्दू जानते हैं, अब आप कहेंगे नहीं हम तो हिंदी बोलेंगे। पाकिस्तानियों को नहीं हिंदी आती है, तो अगर उर्दू आती है तो आप उर्दू बोल लीजिए, अगर आपको पता है। हाँ, नहीं आप सही बोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को लगता है कि उर्दू जो है वो पाकिस्तानी भाषा है, वो गलत है, वो यूपी में ओरिजिनेट हुई भाषा है, इंडियन भारतीय भाषा। मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि अगर हमें आपकी लैंग्वेज पता है तो हम आपकी लैंग्वेज में बात करें, ये हमारे लिए अच्छा लगता है कि भाई ठीक है। हाँ ठीक है, अगर हम आपकी लैंग्वेज में आ पाए तो अच्छी बात है। हाँ निश्चित तौर पे, हाँ ठीक है। और ये एक और भी चीज़ है, जब आप किसी की लैंग्वेज में, उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो आप सीधे उसके दिल में उतरते हैं। कन्विंसिंग पावर बढ़ जाता है। ये मतलब ऐसी चीज़ है कि आप इंटरपर्सनल बिहेवियर का पार्ट है। बट एक लैंग्वेज आप किसी की ले लीजिए और उनकी कल्चर को आप जो है तवज्जो दें, मतलब उनकी कल्चर को आप अप्रिशिएट करें, तो उससे क्या है कि आप जो है वहाँ की लोकेलिटी, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, आपको लोकली रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो लोकली रिस्पॉन्सिव कैसे होंगे? मिठाई बांट के हो जाएंगे? नहीं, आपकी वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की कल्चर को अप्रिशिएट करिए। और कैसे करेंगे? ये बोलेगा कि हाँ कि भाई ऐसा है, अंग्रेजी अच्छी है, उसको जो है आप यूज़ करें। सही बात, अगर पॉसिबल है। हाँ, और ये कंपनियां भी करती हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स। हाँ बिल्कुल, वो आज आते ही आप उनकी टैगलाइन बदल जाएगी। आप वो चाइना में जाएंगे, उनकी टैगलाइन चाइनीज में हो जाएगी, लैंग्वेज बदल जाएगी, हिंदी में हो जाएगी। मैकडोनल्ड्स करते हैं, डोमिनोज करते हैं, खास करके ये सब जो वो ना कि वो प्रोवर्ब थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, बिल्कुल बिल्कुल। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम सब देख रहे हैं कि इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग क्रंच बहुत ज़्यादा है। मतलब कि फंडिंग एकदम नहीं है, कस गया, सब लोग लॉस में जा रहा है, वैल्यूएशन डिक्रीज हो रहा जा रहा है। बायजूस एक अच्छा एग्जांपल है, कहाँ $22 बिलियन, कहाँ $2 बिलियन, और बहुत ही बुरा स्थिति चल रहा है।
आपको क्या लगता है इकोनॉमी के ख्याल से हम सब किस राह की ओर बढ़ रहे हैं, और इंडियन स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन क्लैश हो रहा है और सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं एग्जैक्टली? एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव क्या है? ये पेपर पढ़ रहे थे काफ़ी पहले हम, मतलब आपने रिसर्च पेपर? हाँ ओके। तो मतलब आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज़ गुड फॉर इकोनॉमी, मतलब एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छे हैं इकोनॉमी के लिए, जॉब देते हैं, रिसोर्स मोबिलाइज करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, सो बहुत सारी चीज़ें। वो पेपर कह रहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप के नुकसान बहुत होते हैं, दे मिसयूज रिसोर्सेस। अब जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप ऑफर करेंगे मार्केट में जो मार्केट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है या करने वाली नहीं है, फिर क्या होगा? प्रोडक्ट्स आपके वेस्ट जाएंगे। कोई एग्जांपल? मान लीजिए अब अगर आज की तारीख में हम हज़ारों टाइपराइटर तैयार कर दें तो लाखों की तादाद में आपने टाइपराइटर प्रोड्यूस कर दिए, नहीं बिक रहे हैं। क्यों नहीं बिक रहे हैं? क्योंकि हम सब टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ चुके हैं। तो क्या होगा? टाइपराइटर बनाने वाली कंपनी ने जो लेबर हायर किया था, जो आपने स्टील या जो भी मेटल यूज किया है, जो आपने लैंड वहाँ फैक्ट्री में जिसको रेंट पे लिया है या जो आपने लोन लिया है, सब तो वेस्ट। आप उनको रिवार्ड कैसे देंगे? नहीं दे पाएंगे, घाटे में जाएंगे। तो ये फोरकास्टिंग का इशू है कि आपको कैसे प्रोडक्ट किस तादाद में चाहिए। अगर आपकी फोरकास्टिंग सही नहीं, ये प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है, तो उस केस में फिर आपको जो है इस तरह के लॉस बियर करने होंगे। और ये अगर मास स्केल पे होने लगा, वही चीज़ है ना कि एक्सेसिव प्रोडक्शन, फ्री मार्केट जब आती है आपकी है तो आपका फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी नहीं। फ्री मार्केट यानी कि हम सब बात कर रहे हैं कैपिटलिस्ट मार्केट की, फॉर द व्यूअर्स, एग्जैक्टली सोशलिस्ट मार्केट की नहीं। तो प्रॉफिट सभी को चाहिए, जितने भी आपके बिजनेस पर्सन हैं वो सारे शेयरहोल्डर्स चाहिए बिजनेस। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की क्वालिटी है कि प्रोडक्शन जो है इस तरह से बढ़ जाएगा कि उसका वेस्टेज होगा, और उसका वेस्टेज जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यही हो रहा है। इसीलिए सर्विस सेक्टर में ये थोड़ा कम होता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में क्या है, कैपिटल जो है रिलेटिवली कम लगती है, तो लॉस भी कम होते हैं, तो कहीं वो पता नहीं लगता है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐसा हो रहा है तो फिर तो ह्यूज क्राई होने वाली है। इसलिए जो है कि फोरकास्टिंग, जैसे कस्टमर को समझना होगा, वो समझ जा चुका है कि वो सेलिंग रहा था ना कि भाई हम कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे और बेच देंगे, वो जा ही चुका है। अब हमें समझना होगा। अब हम क्या करते हैं कि जब करते हैं अपना मतलब मार्केट रिसर्च करते हैं, हम ये देखते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, कितना चाहता है। हम कई बार उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारे राइवल्स वो क्या कर रहे हैं, वो कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो कस्टमर के लिए क्या कर रहे हैं। हमने कुछ प्रोड्यूस किया, उसकी क्वालिटी पुअर है, राइवल की अच्छी है। हमने कुछ प्रोड्यूस किया, हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, राइवल की कम है, वो तो सेल कर लेगा, हम लोगों का अनसोल्ड रहेगा बस। फ्री मार्केट के एक निगेटिव पॉइंट को मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स क्या हुआ। इंडियन मार्केट, इंडियन कंज्यूमर्स जब रेजर्स का यूज़ कर रहे थे, जिससे दाढ़ी बनाते हैं, तो मान लीजिए कि कोई रेज़र का कॉस्टिंग है 10 रुपया, उसको इंडियन कंपनीज 15 रुपया में बेच रहे थे। और फिर जिलेट आया इंडिया में, विदेशी कंपनी है, और जिलेट आके वो 10 रुपया को क्या किया, 15 रुपया का जो रेज़र था, मतलब जो 15 रुपया में बिक रहा था, उसको 12 में बेचना शुरू किया। और वो भी निश्चित तौर पे 10 में बना रहा था और 12 में बेच रहा था, तो उसका बिकना शुरू हुआ। जो कंज्यूमर्स थे, जो इंडियन जो एंटरप्रेन्योर्स थे, वो 15 से हटाए, 12 से हटाए, 11 पे लाए, 10 से 11 बेचेंगे। जिलेट का दिमाग हिल गया। वो क्या किया, 10 में बनाता था और 8 में बेचता था, हर यूनिट पे 2 रुपया का लॉस कर रहा था। अब चूंकि वो लॉस कर सकता है क्योंकि वो इंटरनेशनल ब्रांड था, तो अगर वो यूएस से पैसा कमा रहा है और इंडिया में लॉस कर रहा है, यही फर्क है कि कारपोरेट जायंट कैन सर्वाइव इन द मार्केट फॉर लॉन्गर पीरियड।
तो स्मॉल बिजनेस आपके हैं रिलेटिवली जो हैं वो मार्केट में बिना प्रॉफिट के लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते, वो निपट जाएंगे। बड़ी कंपनी जो है वो तो शॉर्ट टर्म में घाटा लेके भी बेचेंगे, और मकसद ही यही है कि जो उनके कंपटीटर हैं, राइवल्स हैं, उनको मार्केट से वॉश आउट करना, पूरी तरह से निकाल फेंकना। तो तमाम कंपनी जो आपकी जो डोमेस्टिक रही हैं उनको जो है एमएनसीज जो है इसी तरह से तो बाहर कर दिया एग्जैक्टली। और फिर वो अपने ब्लेड्स का पैसा बढ़ा दिया कि इसको 2 रुपया लॉस में बेचेंगे, लेकिन उसमें हैवी मार्जिन उठाएंगे, और आज जिलेट बहुत सक्सेसफुल है। ऐसा सेम चीज़ कोका कोला थम्सअप के साथ किया। थम्सअप एक इंडियन ब्रांड था, स्पाइसी था बिट, और कोका कोला आया यहाँ पे बैश करना शुरू किया और प्यार से थम्सअप को धमकी दिया सीनियर मैनेजमेंट को बुला के कि 3 साल तक इंडिया में फ्री में कोक पिलाएंगे अगर तुम अपने आप को नहीं बेचे हमको तो। और आज कोका थम्सअप के ढक्कन पे लिखा रहता है कोका ब्रांड ऑफ कोका कोला कंपनी। तो आपको इंडियन इकोनॉमी जो कि अब फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो चुकी है, हो क्या मतलब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स उसी तरफ जा ही रहे हैं हम। तो फिर कहाँ जाते हुए दिखती है? हम सब एकेडमिकली मतलब आप जैसा कि आप अलग अलग इकोनॉमी को स्टडी कर चुके हैं, यूरोप के इकोनॉमी को या फिर यूएस के इकोनॉमी को, तो इंडियन इकोनॉमी आपको किस तरफ हेड करती हुई नजर आती है? इंडियन इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यहाँ के रिसोर्सेज को देखते हुए बहुत ज़्यादा है, पर कैपिटल रिसोर्सेज बहुत कम है हम लोगों के पास। कुछ स्टेट को छोड़ दीजिए जहाँ पॉपुलेशन मैनेजेबल है, बाकी कुछ स्टेट इतने ज़्यादा ऐसे हैं कि मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है। तो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो है वो कोई होमोजीनियस इकोनॉमी नहीं है। जो बिहार है वो केरला नहीं है, और केरला गुजरात नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। तो अगर हम कहें कि इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी बहुत सारी इकोनॉमी है। प्लानिंग हाँ ज़रूर ऐसी होनी चाहिए कि इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी एज ए होल, और इसमें क्या है कि सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है बहुत अच्छे होने चाहिए। मसलन पंजाब अगर अच्छी फर्टाइल लैंड है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई वहाँ खेती हो। जहाँ अच्छी जगह फर्टाइल लैंड नहीं है वहाँ हम इंडस्ट्री ले सकते हैं। अब ये है कि एग्रीकल्चर पंजाब भी, वो भी उसके पास भी रिसोर्सेज इतने हो कि वो अच्छे से खाए, उनकी एक अच्छी लाइफ हो। और जहाँ मान लीजिए हम उधर अपने क्या बोलते हैं राजस्थान में मान लीजिए डिज़र्ट में वहाँ इंडस्ट्री लगा लेते हैं, तो वहाँ पर भी उनके पास इतने रिसोर्सेज हों। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मसला ये कि इंडियन इकोनॉमी पहले रिसोर्सेज को पूल करना है, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज़ करना है, सेल करना है, चाहे अपनी डोमेस्टिक मार्केट इंडिया में या फिर आउटसाइड। उसके बाद जो रिसोर्सेज जो आएंगे उनको जुडिशियसली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये नहीं कि मतलब एक स्टेट घाटे में चला जाए, एक फायदे में चले जाए। तो इस तरह की प्लानिंग चाहिए। इसीलिए हम सब शायद, तो अब हम जैसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं गुजरात मॉडल। अरे भाई हम बिहार को गुजरात नहीं बना सकते हैं, केरला को गुजरात नहीं बना सकते हैं, वेस्ट बंगाल आप बोल लीजिए, हम गुजरात को वेस्ट बंगाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अपने रिसोर्सेस हैं, उनकी अपनी स्ट्रेंथ हैं, उनकी अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और उसी के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल है वो हमें वहाँ करना है। मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और आपके जो स्टेट्स की स्ट्रेंथ हैं, उनकी जो वहाँ के रिसोर्सेस हैं, उसके हिसाब से हमको जो है जो आपकी रेवेन्यूज़ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जैसे अभी ऑलरेडी इशू चल रहा है जीएसटी को लेके जो स्टेट के कंसर्न थे वो काफ़ी हद तक जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब इंडिया इज़ हैविंग अ वेरी बिग इकोनॉमी with small different states, not that small but many states having diversity। तो डाइवर्सिटी को जो है उस डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथ की तरह हमें लेना है, वीकनेस नहीं। और ये कि मतलब इस स्टेट को वैसा बना देंगे, उस स्टेट को वैसा बना देंगे, पॉसिबल भी नहीं है और ठीक भी नहीं है ये चीज़। शायद इसीलिए हम सब 4 ट्रिलियन हिट कर गए कुछ दिन पहले, फिर थोड़ा गिर गए, फिर 4, मतलब यही 3.9 से 4 ट्रिलियन तक में जुड़ गए। हाँ, गवर्नमेंट की भी जैसे अभी लास्ट के मतलब कुछ समय में आप देखिए गवर्नमेंट भी थोड़ा सेंसिटिव हुई है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि डिफरेंसेस हैं। तो जो सेंटर जो पॉलिसी बनाए वो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखे कि स्टेट उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर ले। लेकिन पर कैपिटा हम सबका अभी बहुत कम है,
पर कैपिटा जो पर आप कैपिटा बोल रहे इसलिए कम है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वो बोलते ना, जो इंडियन इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जैसे अभी जब हम पंजाब में थे वहाँ देखते थे कि पॉपुलेशन मैनेजेबल है, सो पर कैपिटा रिसोर्सेज आपके जो हैं अच्छे हैं। अच्छे इन द सेंस, आप जैसे आप जाइए सिविल हॉस्पिटल जाइए, वहाँ आपको स्टाफ कुछ दिखेगा, वहाँ आपको लंबी भीड़ नहीं दिखती है। यहीं यूपी बिहार में आप पहुँच जाइए, यूपी में तो फिर भी ठीक है, बिहार में तो आगे बिहार में आप सिविल हॉस्पिटल जाइए 10 बजे, देखिए जाके क्या सीन है। लेकिन सर वहाँ पे चूंकि मैंने पर्सनली देखा है इस चीज़ को, तो वहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब सिविल हॉस्पिटल में पैसा ऊपर से कुछ निकला, उसकी वजह ये है कि इससे वहाँ इतने प्रॉस्परस लोग हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं। मतलब अमीर गरीब हर तरह के लोग प्राइवेट में ही ट्रीटमेंट ले जाते हैं। तो जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनकी सर्विसेज लोग नेग्लिजिबली लेते हैं, मतलब लेते ही नहीं है। शायद इसीलिए भी क्योंकि ऑलरेडी इसलिए गवर्नमेंट हाँ, इसलिए गवर्नमेंट सोचती है कि बहुत ज़्यादा वहाँ इन्वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर्विसेज अगर अच्छी देंगे तो निश्चित तौर पे सप्लाई, ऐसा तो नहीं कि बहुत पैसा है उनके पास। नहीं, मतलब बिहार इकोनॉमी इज वेरी बैड, टेरिबल। अब जब पब्लिक फैसिलिटी ही नहीं ले रही है तो वहाँ इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा, आप ये समझिए। हाँ, जैसे बिहार में है, अब बिहार में ज़रूरत है, बिहार में जैसे आपके सिविल हॉस्पिटल जो हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। उनको, मतलब उनके जो हॉस्पिटल हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। आपके हॉस्पिटल के बेड्स हैं या जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं या सुपर स्पेशलिटीज़ हैं वो लानी चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि अगर पॉपुलेशन इज़ आवर वीकनेस, अर्लियर इट यूज्ड टू बी स्ट्रेंथ। एक समय तक जैसे जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गई, वहाँ पॉपुलेशन नीचे जा रही है, डिक्लाइन में। हाँ, तो वो क्या वहाँ इंसेंटिव दे रहे हैं कि भैया शहर की पॉपुलेशन बढ़ाओ तो हम आपको कुछ सहूलियत देंगे। और यहाँ इंडिया में क्या है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड रखो भाई, इंसेंटिव देंगे। पर्पस क्या है कि पॉपुलेशन थोड़ी कम होगी और जेंडर रेशियो भी फेवरेबल आएगा, तो दो पर्पस एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। वहाँ का सीन अलग है, यहाँ का सीन अलग है। यहाँ का सीन अलग है। बहुत सारे, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट्स के बारे में हम सब बात कर रहे थे, तो बहुत सारे स्कीम्स हैं, हम सब स्कीम्स के बारे में पढ़ते भी अपने कोर्स करिकुलम में, जैसे मेक इन इंडिया है, शायद स्टार्टअप इंडिया है। उन चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं, उन चीज़ों को कैसे आप लेते हैं? नहीं, स्कीम तो हैं, स्कीम पहले से भी हैं, काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं। जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट है जो आपके जो स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर के लिए। हाँ, अभी इतना ये ज़रूर हो गया है कि पब्लिसिटी उनकी अच्छी होने लगी है, कुछ नई स्कीम भी आ रही हैं, अच्छी चीज़ है। और रही बात एक्सेसिबिलिटी की, एक्सेसिबिलिटी अभी तक उतनी ईजी हुई नहीं है, वो ज़रूरी है। मतलब जब आप सपोर्ट दे रहे हैं तो सपोर्ट लेने के लिए आप तक, जैसे आप मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, अब वहाँ चाहते हैं कि आप जो हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं या जो लोग नया बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं वो आप तक आएँ सपोर्ट लेने के लिए, बजाय इसके कि आपका सपोर्ट वहाँ तक पहुँच जाए। वो चीज़ न पहले थी ना आज है। जब तक वो चीज़ नहीं आएगी उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं है कि मतलब वो आप तक चल के आए, नहीं। सपोर्ट एट डोर स्टेप, जो एंटरप्राइज़ है या कोई बिजनेस शुरू कर रहा है उस तक पहुँचे। अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है उसके अकाउंट में जाए, अब वो उसके अकाउंट में जाए इसके लिए वो 4 चक्कर लगाए ऑफिस के दफ्तर के, तो बात तो वही हो। एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, रीच डायरेक्ट, मतलब आपका सपोर्ट जो है हैजल फ्री होके, मतलब जो आपके बेनिफिशरी हैं उन तक पहुँचे, वो आप तक ना आए, आप उन तक पहुँचे। अब लास्ट मोमेंट पे हम सब एक टेक्निकल टर्म के बारे में बात करते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स के बारे में हम सब पढ़ते भी हैं, लेकिन मिनिमम वायबल प्रोडक्ट अक्सर बनाया जाता है। अब खास करके आप काफ़ी वाकिफ़ हैं कि इंडस्ट्री में मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का कल्चर है। यहाँ पे स्टीव जॉब्स को कोट करना चाहता हूँ मैं। स्टीव जॉब्स बोलते थे कि वी एट एप्पल हैव ओनली वन मोटिव, टू मेक प्रोडक्ट्स विच आर इंसेनली गुड। बट अब देखता हूँ मैं तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, चाहे वो कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली हो या बैंगलोर में बहुत सारे स्टार्टअप्स, खास करके सर्विस बेस्ड स्टार्टअप,
मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, क्या ये इंडस्ट्री के ओवरऑल क्वालिटी को डिग्रेड नहीं करता? क्योंकि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बस काम चलाओ प्रोडक्ट होता नहीं, है। उनकी एक अपनी मजबूरी है। मजबूरी नहीं थी, इसे आप समझिए कि जो थ्रोट कट कंपटीशन मार्केट में है, कि जिसे प्राइस जो है आपका, प्राइस कई बार क्या होता है आपका, आप मार्केट से बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट यू आर टेकिंग फ्रॉम मार्केट, तो मार्केट ने आपको एक प्राइस दे दिया है कि भैया आपको जो है, मान लीजिए ये किताब जो है आपको 300 रुपये की बेचनी है, बिक रही है किताब, तो खैर चलो ठीक है, प्रॉपर्टी आइटम हो गया, कोई शेयर ले लेते। तो मान लीजिए एक सेम चेयर आप जो है 1000 रुपये की बेच रहे हैं, ठीक है, अब आप बेच रही थी 1000 रुपये की, हम चाहते हैं इस बिज़नेस में आना, इस प्रोडक्ट को ऑफ़र करना चाहते हैं। इनिशियली अगर हम बिज़नेस में आएंगे तो कुछ हमारे मतलब कुछ फिक्स कॉस्ट लगेगी, प्लांट वगैरह लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको कम करनी है। प्राइस तो गिवन है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो जाएगा। कई बार तो ये भी हो सकता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके जो मार्केट का जो गिवन प्राइस है उससे ज़्यादा निकल जाए, फिर क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम कम करने की कोशिश करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे कम कर सकते हैं? जो आपका लेबर है उसकी वजह से कम करेंगे, बहुत मुश्किल काम है, वही मार्केट से आ रहा है। जो आपकी जो है कैपिटल की कॉस्ट है, तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, कई बार हम क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन में जो है कट डाउन करते हैं, फिर क्या होगा? मिनिमम। यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग में फिर भी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं सर्विस और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स। उसमें स्कोप होता है, हाँ उसमें स्कोप ज़्यादा होता है। बेटा वर्जन आप बना के लॉन्च कर देते जैसे आप पेन ड्राइव बना रहे हैं, अब उसमें पेन ड्राइव तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, Exactly. इंसर्ट करेंगे वही डायमेंशन होगी, उसमें कम करेंगे तो जाएगा ही नहीं, तो वहाँ तो स्कोप कम है। सर्विस में आप कर सकते हैं, भाई ठीक है, आप जैसे मान लीजिए सैलून है, आप किस ब्रांड का आप यूज कर रहे हैं, मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो वहाँ आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप हॉस्टल उसमें हैं, उसमें आप क्या किस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, वहाँ पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने, प्रॉफिट मार्जिन जो बढ़ाना है वो है, रेशनल है, बहुत लॉजिकल वे में। हाँ। लेकिन आप भी इस बात को इसीलिए तो जैसे इस तरह की चीज़ें निकल के इस एथिकल कंसर्न आ रहे हैं कि मिनिमम वायबल चलते चलते कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हैजार्डस प्रोडक्ट हम दे दें। आप समझ रहे हैं? तो अगर हैजार्डस प्रोडक्ट हो जाएंगे उसके बाद फिर क्या होगा? कुछ ऐसी इंसिडेंट आएंगी, रिपोर्ट होंगी, तो इसीलिए जो अनएथिकल प्रैक्टिस जो आपकी कॉर्पोरेट में आ रही है। MVP का बहुत ज़्यादा यूज़ फंडिंग को, मतलब एक प्रोडक्ट को पिचिंग में भी यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च करते हैं। हाँ, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के अनुसार वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, कम डेवलपर्स को हायर करूंगा, फिर उसमें कुछ बग्स रहेंगे, फिक्सेस वही वो एक रिसर्च इवोल्यूशन प्रोसेस कि इनिशियली हम आपको लॉन्च कर देते हैं, कुछ सेल करेंगे प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज, उसके बाद कुछ रेवेन्यू आएगा, कुछ रेवेन्यू आएगा, उस रेवेन्यू को फिर हम उसको यूटिलाइज करेंगे, फर्दर इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, उसके बाद फिर हम उसको प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे। और ख़ास करके जो इस तरह के आपके सॉफ्टवेयर हैं, इनमें तो ये एक तरह से ये एक सही तरीका है, क्योंकि सिंगल गो में आप जो है बग फ्री सॉफ्टवेयर नहीं ला सकते हैं, लाएंगे बहुत कॉस्टली, फिर भी रह जाती हैं चीज़ें। हाँ, निश्चित तौर पे कुछ तो हाँ, मैं काफ़ी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहता, लेकिन ठीक है। हाँ, ऑप्शंस क्या है? अगर रिसोर्स मतलब इतना है कि हज़ार्ड नहीं होने चाहिए बस। अगर हज़ार्ड नहीं है तो ठीक है, ये तो कॉर्पोरेट कल्चर है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है और इवोल्यूशन करना, प्रोडक्ट को भी इवॉल्व होने में समय लगता है। बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे से बात करने के लिए, और बहुत मज़ा आया, बहुत ही इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन था। उम्मीद है ऑडियंस को ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। थैंक यू।